नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। चलो भाई, अब हम स्वदेशी मूवमेंट देख लेंगे। स्वदेशी का क्या मतलब होता है? अपने खुद के देश का मतलब क्या हो गया? आप जो भी ब्रिटेन में चीजें बन रही हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। मेड इन इंडिया जिसकी बात हो रही है ना, वो जो अब तक बात हो रही है, देखो कब से चली आ रही है ये बात। अच्छा, ये जो मूवमेंट था ये बिल्कुल केंद्र बिंदु था महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज का। तो इन्होंने उसको बोला था सोल ऑफ स्वराज, आत्मा एकदम स्वराज की। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी जो है ना मतलब कॉन्सेप्ट, वो स्वराज की आत्मा है। ठीक बात भी है। अच्छा, बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था तो फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ स्वदेशी मूवमेंट का। एक मीटिंग हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 में। हुआ क्यों था ये एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट था एक्चुअली। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो प्रोविंस है ना बंगाल की, उसको हम डिवाइड कर देंगे। इनका था डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट। इन्होंने रीजन दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कि जी बहुत बड़ा है, हमसे गवर्नेंस नहीं हो पा रही और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मॉडरेट्स ने प्रेशर डालना स्टार्ट करा गवर्नमेंट पे, ये तो यही करेंगे, पेटिशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। 1905 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और उसमें बोल दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध करा, कंडेम करा उसको, और एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे 1906 में आप ऊपर देख के आए, दादा भाई नरोजी थे चेयरमैन। इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज को एम बताया कांग्रेस का। अब किस दिन पार्टीशन हुआ वो दिन याद रखना, अक्टूबर 16, 1905। ठीक है, मतलब पूरा शोक मनाया गया बुरी तरीके से। लोग बाग ने फास्ट रखे, गंगा में डुबकी लगाई, नंगे पैर गए वंदे मातरम गाते हुए। ठीक है ना, मतलब ये तो थीम सॉन्ग बन गया था। अमर सुनार बांग्ला जो नेशनल एंथम है ना अभी फिलहाल बांग्लादेश की, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम पे कंपोज किया था। मतलब लोग लाखों की तादाद में गा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे राखी बांध रहे हैं। मतलब राखी बांध रहे हैं भाई बहन वाला नहीं, मतलब एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी बेसिकली। ठीक है, और इसको मतलब बोला गया एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट्स का 1905 से 1908 तक। डेट याद रखनी है ये वाली। फिर इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे आप जानते हैं? लाल बाल पाल। और 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एनल्ड किया गया था, हटाया गया था बाय लॉर्ड हार्डिंग। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इतना बढ़ गया था इसी के चलते, जो दिल्ली दरबार हुआ था ना 1911 में, वहां पे डिसीजन लिया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, औरतों ने गजब का पार्टिसिपेशन दिखाया था इसमें। स्वदेशी डेकॉइटी, रॉबरी होती थी फंड्स रेज करने के लिए, रंगपुर में ऑर्गेनाइज हुई थी अगस्त 1906 में। और बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी थी इन्होंने मणिकटला कलकत्ता में। बॉम्ब बनाएंगे और इन लोगों के ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो डेट्स दो एक याद रखना, 7 अगस्त 1905 और 1 अक्टूबर 16, 1905। वैसे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, आसान टॉपिक है ये। आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, वो देख लो आप लोग। इमीडिएट रीजन आप जानते हो स्वदेशी मूवमेंट की बिगनिंग का क्या था? बंगाल का पार्टीशन। इस कॉन्सेप्ट के मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे? अरबिंदो घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। बस इतनी बात। 19 जुलाई 1905 डिसीजन लिया गया, अनाउंस हुआ डिसीजन 1905 को, कर्जन ने किया। 7 अगस्त को मीटिंग हुई टाउन हॉल में कलकत्ता की, और यहाँ पे बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ। फर्क देख लो, अनाउंसमेंट, बॉयकॉट रेजोल्यूशन और डे ऑफ पार्टीशन, 3 डेट आ गई अब। मतलब आज से लागू होता है, प्रभावी होता है बेसिकली। और रविंद्रनाथ टैगोर का ही सजेशन था कि आप सब राखी डे मनाओ इसको थ्रू आउट बंगाल। फिर सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ये जो थे ये इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं बंगाल के उस दौरान जिस टाइम पार्टीशन का काम चल रहा था। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर कृष्ण कुमार मित्र, इन्होंने क्या किया था? बंगाल पार्टीशन के विरोध में एडिटर थे ये बंगला मैगजीन संजीवनी के। तो इन्होंने सजेस्ट किया था अपने इशू में, जो 13 जुलाई को इन्होंने मैगजीन निकाली थी, उसमें कि आप सब बॉयकॉट कर दो सब कुछ ब्रिटिश गुड्स को। स्वदेश बंधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता ने स्टैब्लिश की थी ये। इसका भी यही था कि पब्लिक सपोर्ट गैदर करें मूवमेंट के लिए। वंदे मातरम ये टाइटल सॉन्ग बन गया था। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था या फिर लिंगुआ फ्रैंका।
किसकी? इंडिया की स्वदेशी मूवमेंट के वक्त। बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, देख रहे हो आप। एचवी नेविंसन ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे ये, जो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। 4 महीने रहे थे इंडिया में, और मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए ये रिपोर्ट करते थे। बाद में इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, अपनी बुक लिखी थी बेसिकली, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, स्वदेशी मूवमेंट को देखते हुए। फिर आपके अविंद्रनाथ टैगोर, ये इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्टैब्लिश की थी 1905 में अपने बड़े भाई के साथ मिलके, ज्ञानेंद्रनाथ, और इन दोनों ने मिलके मतलब। जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी, एक दिल्ली दरबार हुआ था, मैंने बताया आपको, दिल्ली में। जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी आए थे इंडिया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 में एम्परर ने डिक्लेयर किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटा रहे हैं हम, और दिल्ली को यहाँ पे नया कैपिटल भी बनाया था, ठीक है। और फिर बंगाल को प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया था, और उड़ीसा और बिहार, इनको सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस मिला 1912 में, इनको सेपरेट कर दिया था। असम को भी नया प्रोविंस बनाया था, और सिलहिट को इसमें ऐड किया था। फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये भी इसी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही हैं, इन्होंने तो राखी डे मनवाया था। कृष्ण कुमार मित्र फ्रीडम फाइटर थे, ब्रह्मो समाज के लीडर थे, और इनका जर्नल था संजीवनी, याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1970-93 में परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, इनका ही था, मैंने समझा चुकी हूँ मैं आपको ऊपर। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी समझा चुकी हूँ मैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, स्टैब्लिश हुई थी अगस्त 1906 में, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है जी। याद रखना इन चीजों को जरा। अब कुछ लीडर्स देख लो जो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो ये गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ना इतने ज्यादा आज भी महाराष्ट्र में, ये इन्होंने ही स्टार्ट करे थे, देशवासियों के दिल में देशभक्ति जगाने के लिए। इन्होंने बहुत सारे कोऑपरेटिव स्टोर्स और स्वदेशी वास्तु प्रचारणी सभा बनाई थी, उनके हेड होते थे ये। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बहिष्कार योग कहा था, सोचिए, याद रखिएगा ये टर्म। पेन चेंज करके मार्क कर देती हूँ। लाला लाजपत राय, इन्होंने पूरा मूवमेंट स्प्रेड करा था नदरन इंडिया के पार्ट्स में। अजीत सिंह इनको सपोर्ट कर रहे थे। सैयद हैदर रजा, इन्होंने पॉपुलराइज किया स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली में, याद रखते जाइए सब। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास तक मूवमेंट लेके गई है, स्ट्राइक करी इन्होंने ट्यूटिकोरिन कोरल मिल में। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने फाउंड की थी। फिर बिपिन चंद्र पाल, ये एडिटर थे किसके? न्यू इंडिया, मतलब एडिटर थे, इससे मतलब ये है कि ये अपने मैगजीन्स में, अपने पैम्फलेट्स में फिर ऐसे ही आइडियाज प्रोपोगेट किया करते थे। लेकात हुसैन, नेटफ्लिक्स वगैरह तो था नहीं तब, इनका फोकस क्लियर था, समझ रहे हैं। और इन्होंने सजेस्ट किया था कि बॉयकॉट कीजिए आप, और ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक 1906। स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी ना। श्याम सुंदर चक्रवर्ती स्वदेशी पॉलिटिकल लीडर थे, स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते थे। नाम याद रखना, ठीक है। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, ये एक्चुअली अरंधम, मतलब जो हर्थ अनलिट है ना उसको करते थे ये, मतलब जलाते नहीं थे। कहते हैं ना एक तो दीपक जला रहना चाहिए, ये नहीं करते थे कि डे ऑफ पार्टीशन आ गया है अब, ये मतलब शोक मनाते थे बेसिकली। रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं, और अरबिंदो घोष, ये फेवर में थे कि मूवमेंट को पूरे भारत में लेके जाओ आप। इनको बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनाया गया था 1906 में। वंदे मातरम के ये एडिटर भी थे। जितेंद्रनाथ बैनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष ने इनको असिस्ट भी किया था अनुशीलन समिति के फाउंडेशन में। और इन्होंने कहा था, द जनरल टिमिडिटी ऑफ द कांग्रेस इज ग्लॉसिंग ओवर ऑफ हार्ड नेम्स, इट्स फियर ऑफ टू डीपली डिस्प्लेजिंग आवर मास्टर्स। एक्सट्रीमिस्ट थे ना। और इन्होंने आर्टिकल्स थे इनके, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जहां पे इन्होंने कांग्रेस की मेंडिकेंसी को और मॉडरेट्स के सेटिस्फैक्शन को अटैक किया था कि आप लोग इतने कम से इतना सेटिस्फाई हो जा रहे हो, ठीक है। फायर ब्रांड आदमी थे एकदम। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये भी मॉडरेट नेशनलिस्ट ओपिनियन के थे, तो प्रेस कैंपेन्स काफी लॉन्च करते रहते थे। इनका अखबार था ना द बंगाली। अश्विनी कुमार दत्त, ये जो थे स्कूल टीचर थे, इन्होंने स्वदेश बंधप समिति की स्थापना की थी और मुस्लिम पीजेंट्स को लीड किया था बरिसाल में। जीके गोखले आप जानते हैं, प्रेसिडेंट थे बनारस सेशन के 1905 में। इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। इन्होंने एक इंग्लिश अखबार स्टार्ट किया था, हितावध। अब्दुल हलीम गुजनवी, ये एक जमींदार थे, लॉयर थे, स्वदेशी इंडस्ट्री सेटअप की थी इन्होंने, और अबुल कलाम आजाद इनको काफी हेल्प करते थे। दादा भाई नरोजी 1906 कांग्रेस सेशन अटेन स्वराज, अब तो रट गया होगा। आचार्य पीसी रॉय, इन्होंने बंगाली केमिकल्स फैक्ट्री सेटअप की थी। अश्विनी कुमार बैनर्जी सोशल एक्टिविस्ट थे, जूट मिल वर्कर्स को लीड किया था। इंडियन मिल हैंड्स यूनियन बजबज में इन्होंने फॉर्म की थी अगस्त 1906 में।
सतीश चंद्र मुखर्जी इनकी डॉन सोसाइटी थी, एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करते थे ये जो इंडिजिनियस कंट्रोल में हो। फिर आपके मोतीलाल घोष, ये अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप के थे। इन्होंने काफी फायरी आर्टिकल्स लिखे थे जिससे कि पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स अराउज हो पाए। जैसे मैं आपको बोलती रहती हूँ ना, अरे बस लग जाओ, अब ये करो वो करो, तो जोश आता होगा ना आपके अंदर। नहीं भी आता होगा, आपको लगता होगा पता नहीं क्यों ज्ञान बांट रही है बैठी हुई, है ना। तो ये लोग करते थे तो लोगों में जाग जाती थी वो फीलिंग्स, है ना। ब्रह्मबंधव उपाध्याय, ये जो थे संध्या और युगांतर में लिखते थे काफी। जोगेंद्र चंद्र, ये इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई मार्च 1904 में। फंड भी तो रेज करने होते थे, सब कुछ पैसे से होता है भाई, ठीक है। मनिंदर नंदी, ये कासिम बाजार के एक जमींदार थे, तो इन्होंने भी काफी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में पैसा वगैरह दिया। कालीशंकर शुक्ला, इन्होंने बहुत सारी पैम्फलेट्स निकाली स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, और मतलब नया बिजनेस क्लास बिल्ड करने में इनका काफी योगदान था। सुंदरलाल, ये स्टूडेंट थे यूपी से, ये टेररिज्म की तरफ चले गए थे थोड़ा, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है ना। कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता, इन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क किया था थ्रू द पाटीदार युवक मंडल। लाला हरकृष्ण लाल, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट प्रोपोगेट करा पंजाब में थ्रू ब्रह्मो लीनिंग ग्रुप, जिन्होंने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में भी इन्होंने काफी हेल्प की थी। मोहम्मद शाफी और फजल हुसैन, ये लीडर्स थे मुस्लिम ग्रुप के पंजाब में। ये कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी की बात करते थे बॉयकॉट की जगह। फिर हैं वी कृष्ण स्वामी, इन्होंने मायलापुर ग्रुप हेड किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम, एम कृष्ण राव, ये लीडर्स थे साउथ के। और प्रकाशम ने और कृष्ण राव ने स्टार्ट की थी किस्तना पत्रिका मसूलीपट्टनम में 1904 में। सुब्रमण्यम भारती, ये तमिलियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप के मेंबर थे, पोएट थे बहुत सिग्निफिकेंट, तो ये भी काफी नेशनलिज्म जगाते थे लोगों के दिल में, तमिल एरियाज में। प्रभात कुसुम रॉय चौधरी, अथानुसिस अपूर्व कुमार घोष, ये जो थे ये लॉयर्स थे जो लेबर मूवमेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। और प्रेम तोष बोस इनके साथ के एक और लेबर लीडर थे। हेमचंद्र कानूनगो, ये पहले रिवोल्यूशनरी लीडर थे जो पेरिस से आके मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए थे वहां पे। इन्होंने कंबाइंड बॉम्ब फैक्ट्री और रिलीजियस स्कूल सेटअप किया था कलकत्ता में, देख रहे हैं आप। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो आप जानते हैं इन्होंने कैनेडी का मर्डर किया था 1908 में। पुलिन दास, ढाका अनुशीलन, 12 रॉबरी इनसे एसोसिएटेड है। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, ये फेवर में थे कि कोऑपरेशन कीजिए आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और नॉन पॉलिटिकल स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे थे ये। सचिंद्रनाथ सान्याल, ये बनारस में लीडर के तौर पे उभर के आए थे, इनके कॉन्टैक्ट्स थे विद मुकोदचरण समाध्याय, एडिटर थे संध्या के आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रह्मबंधव। फिर हैं आपके सावरकर ब्रदर्स, इन्होंने फाउंड किए थे एक्सक्यूज मी मित्र मेला 1899 में, और ये इन्वॉल्व थे एक्सट्रीमिज्म में महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो ये सारे नाम आपने देख लिए हैं। कई बार नाम पूछ लेता है और हमें लगता है कि अच्छा कहीं तो पढ़ा था, पर एग्जैक्टली एक एक लाइन पढ़ ली, ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। आपको ये याद होना चाहिए 1906। एक्चुअली ये ढाका में स्टैब्लिश हुई थी 1906 में, लेकिन इसको टेक ओवर कर लिया था यूपी बेस्ड मुस्लिम एलिट ने, और फिर पार्टी ने ऑटोनॉमी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, और बाकी एरियाज में, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में। हिंदू महासभा 1915, याद रखिएगा बस, ये हिंदू पार्टी थी जो नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड थी। इसका एम था हिंदू सोसाइटी को यूनाइट करना। लखनऊ पैक्ट आप देख चुके हैं ऊपर, बाकी आप देख सकते हैं। यूपी बेस्ड यंग पार्टी, मुस्लिम लीग उस वक्त डोमिनेटेड थी इनसे। अब अक्टूबर 1906 को आप जानते हैं, 1906 में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे शिमला में, आगा खान की लीडरशिप में ये लोग मिले थे, और इन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। 1906 में इन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी ढाका में, ठीक है, ये जो आपने देखा यहाँ पे। अब प्रेसिडेंट थे वेलकम कमेटी के और ऑर्गेनाइजर्स पॉलिटिकल मीटिंग्स के नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, और उन्होंने कहा कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आप बनाइए। फिर 56 मेंबर टेम्पररी कमेटी बनी, मोहसिन उल मुल्क और वकर उल मुल्क जॉइंट सेक्रेटरी बने, और आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बने, और हेडक्वार्टर लखनऊ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको यहां से ध्यान देने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे? मुस्लिम लॉयल्टी बढ़ाएंगे इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ, और जो ये हेट्रेड फैल रही है इसको कम करेंगे, प्रोटेक्शन एक्सपेंशन करेंगे पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम्स का। इनका मेन मुद्दा यही था कि मुस्लिम्स को आप लोग पॉलिटिकली इनेबल कीजिए।
और पहले प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम लीग के, जिन्होंने पहले सेशन पे प्रिजाइड किया था, वो थे नवाब विकार उल मिल्क मुस्ताक हुसैन। तो ये आपको नाम याद रखना है। फिर 1907 में सेशंस हुए, कराची में हुआ, जैसे अमृतसर में हुआ। सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और ये डिमांड मानी कब गई? देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है इनकी, 7-8 से, और देखिए 10 साल लग गए तब भी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का जो आया था, वहां पे सेपरेट इलेक्ट्रोड दिए गए थे ना मुस्लिम्स को। 1908 में लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, स्टैब्लिश की थी सैयद समीर अली ने। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो, देखिए हमारा पेपर एक्चुअली फैक्ट ओरिएंटेड है, बाकी भी वनडे एग्जाम्स जो हैं, तो इस वजह से हमें ये वाली चीजें थोड़ा देख के जानी होती हैं। अहरर मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ 1906 में। इसके लीडर्स थे मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम नजरुल हक और मौलाना जफर अली खान। इनका ये बिलीफ था कि मुस्लिम्स को चापलूसी नहीं करनी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इंस्टेड दे शुड पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। तो ये याद रखिएगा, ये अहरर मूवमेंट 1906। फिर आपका 1906 में आगा खान मिले थे मिंटो से, उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए आप, ये आप देख लीजिए एक बार। नवाब सलीमुल्लाह, ये लॉर्ड कर्जन से काफी इंस्पायर्ड थे, इन्होंने प्रो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट को लीड किया था ढाका में। डब्ल्यू हंटर, इन्होंने बुक लिखी थी द इंडियन मुसलमान दैट इफ मुस्लिम्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दे कैन बिकम द ग्रेटेस्ट डिफेंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ऐसा इनका मानना था। तो ये नाम याद रखिएगा, सवाल आ चुका है। टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये हम यहाँ पे आपको कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 वाले, आप जानते हैं इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इंक्रीज कर दिए थे। नॉन ऑफिशियल्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करना होता था, तो इलेक्शंस पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी गई मुस्लिम्स को। फिर आपका वन इंडियन वाज मेड कंपलसरी इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप ये देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है। इलेक्शन का सिस्टम इनडायरेक्ट था अभी भी, और गांधी जी ने कहा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स डिस्ट्रॉयड अस, क्योंकि ये तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को भी दी जाए। फिर आगे चल के माइनॉरिटीज को भी मिला, SC ST को भी मिला सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये तो नहीं थे इस चीज के फेवर में। फिर आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आप जानते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन was replaced by लॉर्ड मिंटो as वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड जॉन मॉर्ले as सेक्रेटरी, तो उन्हीं के नाम पे थे एक्चुअली ये। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे ये, आप जानते हैं इनको। और जॉर्ज 5, ये ब्रिटिश 1911 में, कैलकाटा कैपिटल हुआ करती थी इंडिया में, आप जानते हैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, दिल्ली दरबार लगा था, जहां पे एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन भी हुआ था। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड हार्डिंग इस वक्त वाइसरॉय थे, ये हमने वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वाले सेक्शन में भी किया है। फिर हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट को ही कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। 13 पर्सन को एक्यूज किया गया था, नाम आप थोड़ा सा देख लीजिए, मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज भैलिया, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और भगवती चरण वोरा को एक्विटल दिया गया था, रासबिहारी बोस जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो जापान चले गए थे। दिसंबर 1916, ये आप देख चुके हैं, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट। अंबिका चरण मजूमदार, ये प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के इस सेशन के, जहां पे पैक्ट साइन हुआ था। और लखनऊ सेशन काफी सिग्निफिकेंट था। पहली चीज तो एक्सट्रीमिस्ट जिनको निकाल दिया था ना कांग्रेस से, उनको फिर से मर्ज कर लिया था और पैक्ट बन गया था। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ये हुई थी, ठीक है जी। अब आप होम रूल लीग मूवमेंट देख लो, ये स्टार्ट किया किसने? एनी बेसेंट ने। लेकिन जो होम रूल लीग स्टैब्लिश पहली की, वो की बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में। अब दोनों की लीग्स में क्या फर्क था ये देख लो। तिलक ने होम रूल लीग सेट की अप्रैल 1916 में, ये महाराष्ट्र में थी, और इसमें बॉम्बे सिटी नहीं आता था, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेराड़। इसकी 6 ब्रांचेस होती थी, और ये कहते थे स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाओ, एजुकेशन वर्नाकुलर फॉर्म में दो। और ये सारी चीजें अपनी लीग की जो मोटो हुआ करते थे, ये अपने अखबारों के थ्रू प्रोपोगेट करते थे। जोसेफ बप्टिस्टा, ये पहले प्रेसिडेंट थे उस होम रूल लीग के जो तिलक ने स्टैब्लिश करी थी, और सेक्रेटरी थे NC केलकर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर एनी बीसेंट की जो होम रूल लीग थी, वो सितंबर 1916 में सेटअप हुई थी मद्रास में, और बाकी का इंडिया जो बच गया, और प्लस ये जो बॉम्बे बच गया, ये एनी बीसेंट की होम रूल लीग में था। काफी बड़ी थी ये, 200 ब्रांचेस थी, और जॉर्ज अरुंडले इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हुआ करते थे। BP वाडिया भी थे, CP रामास्वामी अय्यर भी थे, और ये भी अपने अखबारों से प्रमोट करती थी आइडियाज, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये कॉमन वील होगा, कॉमन वेल्थ नहीं है ये, ठीक है, WEAL, ये हटाओ। फिर पहले प्रेसिडेंट भी थे होम रूल लीग के, सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडले। और होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो
मतलब उसने रिलीजियस फ्रीडम, नेशनल एजुकेशन, इन सब की ये लोग बात करते थे। ये देख सकते हो आप, थियोसफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875, मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल एल्कॉट, और एनी बीसेंट इसकी मेंबर बनी थी 1889 में। ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर जो थे लीग ऑफ बेसेंट के, वो थे जॉर्ज अरुंडले। बस ये सब जनरल चीजें हैं, बस थोड़ा सा ईयर वगैरह याद रखना। गांधी जी और उनके अर्ली मूवमेंट्स देखेंगे अब हम। महात्मा गांधी जी के बारे में देख लीजिए। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, आप जानते हैं। बाकी के नाम है इनके बापू, महात्मा जी, फादर ऑफ द नेशन। बर्थ डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। प्राइमरी एजुकेशन इनकी राजकोट में हुई थी। कॉलेज था इनका समलदास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, फादर करमचंद गांधी, ये दीवान थे पोरबंदर के, वांकर राजकोट के। और इनका सरनेम जो था वो था काबा गांधी। फिर मदर इनकी पुतलीबाई, बच्चे इनके हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास गांधी। डेथ 30 जनवरी 1948, दिल्ली। और मौजूलेम इनका आप जानते हैं राजघाट, दिल्ली। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। नेटल इंडियन कांग्रेस इन्होंने स्थापना की थी, नेटल इंडियन कांग्रेस की, कहां पे? साउथ अफ्रीका में 1894 में। टॉल्स्टॉय फार्म ये इन्होंने स्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में 1910 में। फीनिक्स आश्रम ये स्टैब्लिश किया था इन्होंने। ये मुन्ना भाई में सब दिखाए हैं, आप कहेंगे फिर मैडम पिक्चर ले आई हैं। महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था आश्रम फिनिक्स में, डरबन, साउथ अफ्रीका में 1904 में। और फिर ये रीओपन हुआ 2000 में। फिनिक्स पहला आश्रम था जो महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था। फिर आपका साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी के किनारे है, और 1915 में जो है स्टैब्लिश किया था इन अ प्लेस कॉल्ड कोचराब, अहमदाबाद। फिर 1917 में इसको प्रेजेंट लोकेशन पे इसकी शिफ्ट किया गया था। फिर है आपका भीतेहरवा आश्रम 1917। वेस्ट चंपारण में इन्होंने ये इंडिगो फार्मर्स के लिए जब चंपारण सत्याग्रह किया था ना, तब इन्होंने ये यहाँ पे बनाया था। बाबा रामधरायण दास ने थे मॉनेस्ट्री के, जिन्होंने लैंड दिया था। तो पूछ सकता है किसने लैंड दिया था आश्रम के लिए। सेवाग्राम आश्रम ये लास्ट इंपॉर्टेंट आश्रम है गांधी जी का। क्रोनोलॉजी में अरेंज करना पूछ सकता है आपसे आश्रम 1936, जो सेवाग्राम में लोकेटेड है, नागपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में इनका अखबार होता था, इंडियन ओपिनियन, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, देखो इतनी सारी भाषाओं में पब्लिश होता था। गांधी जी का स्टेटमेंट लुइस फिशर पे क्या था? आई एम अ ट्रू सोशलिस्ट। उन्होंने उनसे कहा था एंड माई एम ऑफ सोशलिज्म इज प्रोग्रेस ऑफ ऑल। मतलब सोशलिज्म जो था ना गांधी जी का, वो मार्क्सिज्म से काफी मिलता जुलता था। 1893 में 24 साल के थे गांधी जी, वो डरबन गए थे एक केस के सिलसिले में। गुजराती ट्रेडर था दादा अब्दुल्ला। फिर वहां 21 साल रहे, और फिर 1915 और कौन सी तारीख को आए थे वापस, जिसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं आज, बताइए? फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ इनका, पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था ये 1917 में। राजकुमार शुक्ल इनको लेके गए थे बहुत परसुएड करके। बुक अनटू दिस लास्ट, गांधी जी ने ये बुक रीड करी थी। लिखी किसने थी? जॉन रस्किन ने, जब ये अफ्रीका रह रहे थे। और गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि इस बुक ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। रस्किन और टॉल्स्टॉय, सेक्युलर राइटर्स की बात करें तो थॉरियो, रस्किन, टॉल्स्टॉय का काफी इन्फ्लुएंस था गांधीयन आइडियोलॉजी पे। और थॉरियो से उन्होंने सीखा सिविल डिसोबीडियंस, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स बैन। रस्किन से उन्होंने सीखा कि फिजिकल लेबर का क्या महत्व है। और वो टॉल्स्टॉय की ये स्टेटमेंट दैट रेन ऑफ गॉड इज विद इन यू, कि आपके अंदर ही भगवान बसते हैं, इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह 1917, 1918 में 3 स्ट्रगल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप जानते हैं, चंपारण बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात में। खेड़ा फार्मर्स मूवमेंट था और अहमदाबाद मूवमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर मूवमेंट था। मतलब तीनों ही फ्लेवर इन्होंने यहाँ पे ले लिए थे। पंडित राजकुमार शुक्ला, मैंने बताया आपको, उन्होंने परसुएड किया था गांधी जी को कि आप आइए, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा वहां पे, और प्लीज इस मैटर को देखिए आप। और इसमें जो और लोग थे वो थे आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुज नारायण साहा और राजकिशोर प्रसाद। NG रंगा, इन्होंने अपोज किया था एक्चुअली गांधी जी को, इसका सपोर्ट टू चंपारण मूवमेंट, याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, किसने अपोज किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था महात्मा का इस मूवमेंट के वक्त। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपका 6 जुलाई 1944, आजाद हिंद रेडियो पे बोलते वक्त सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था, द फाइनल बैटल फॉर इंडिपेंडेंस हैड स्टार्टेड। फादर ऑफ नेशन कहा था, मतलब वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस ऑन दिस एक्सपेडिशन। याद रखिएगा ये चीज। तो पहली बार फादर ऑफ नेशन गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी के फंडामेंटल प्रिंसिपल थे सत्याग्रह के, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस और फियरलेसनेस। मजहर उल हक न्यूज़पेपर स्टार्ट था सितंबर 21 में टू डिसेमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। महात्मा गांधी ने लिंक किया था डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन क्लोथ्स को नेशन की सेल्फ रिस्पेक्ट से, और ये कहा था द बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू वेस्ट फॉरेन क्लोथ्स।
गांधी जी बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने अनटचेबल्स के लिए। आप जानते हैं उन्होंने ये कहा था, सर्विस ऑफ हरिजन इज ब्रेथ ऑफ माई लाइफ विदाउट विच आई वोंट इवन सर्वाइव अ मिनट। गांधी जी की डेथ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, द लाइट ऑफ आवर लाइफ इज गॉन, वी आर नाउ सराउंडेड बाय डार्कनेस फ्रॉम ऑल साइड्स, आई एम अनेबल टू फिगर आउट व्हाट टू से एंड नॉट टू से, फादर ऑफ द नेशन whom we said बापू लविंगली इज नो मोर। स्मिथ पायर्स ये प्रिंसिपल थे राजकुमार कॉलेज के, जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था टू डिलीवर अ स्पीच इन 1933। महात्मा गांधी ने टाइटल रिसीव किया था ब्रिटिश रिक्रूट सार्जेंट का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी ने काफी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने ब्रिटिश रिक्रूटिंग सार्जेंट, ये इनका टाइटल था, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप देख लीजिए जरा, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1920 में। किसने की? एनएम जोशी ने, बॉम्बे में। रीजन क्या था? was establishment of the International Labour Organization in 1919। पहले प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाला लाजपत राय, वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा, जनरल मिनिस्टर थे दीवान चमन लाल बजाज। और पहला डिवीजन इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हुआ था वो हुआ था नागपुर सेशन में 1929 में, और प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये कब 1919 में फाउंड की? किसने? व्लादिमीर इलिच लेनिन। और रशियन पार्टी बोल्शेविक पार्टी जो थी, एमएन रॉय ने मॉस्को विजिट किया था, व्लादिमीर लेनिन ने इनको बुलाया था, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर भी बन गए थे ये। तो ये ऐसे पहले इंडियन थे एमएन रॉय, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी पहली बार बात की थी। कानपुर कॉन्स्पिरेसी, अब कम्युनिस्ट एक्टिविटीज का ग्रोइंग पावर और इन्फ्लुएंस देखते हुए कुछ कम्युनिस्ट मेंबर्स अरेस्ट हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी व्हिच वाज हेल्ड इन कानपुर। इसको बोलते हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, इन पे आरोप लगे थे। मद्रास लेबर यूनियन 1918, लीडरशिप वीपी वाडिया, पहला मॉडर्न ट्रेड और यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था ये इंडिया का। फिर बाद में दो और बन गए थे, बॉम्बे में और एक कलकत्ता में, सेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये 1918 में स्टैब्लिश हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 1926 1939, ये जो टाइम था रेवोल्यूशनरी फेज का ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, इसको मानते हैं हम 26 से 39। इस टाइम पे एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, ये सब प्रोमिनेंट लीडर्स थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो इंडिया में चल रहा था उसके। फिर है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1940 में एमएन रॉय ने स्टैब्लिश की थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1940 रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एमएन रॉय। इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी, अजीत राय, इंद्र सेन। इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी, अजीत राय, इंद्र सेन, 1941। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1942, एक साल बाद सुमेंद्रनाथ टैगोर। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 29 से 33 के बीच में 33 लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, और काफी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस मैटर को डिस्कस किया गया था। प्रोफेसर आइंस्टाइन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लस्की, रामरोलन, रूजवेल्ट, इन सब ने इसको क्रिटिसाइज किया था। और मेजर कॉन्विक्ट्स कौन कौन थे? मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, बेंजामिन फ्रांसिस, अयोध्या प्रसाद, एस वी घाटे, सोहन सिंह जोश और शौकत उस्मानी। 17 अक्टूबर 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे? ताशकंद में। 7 मेंबर थे, एमएन रॉय, एवलिन रॉय ट्रेंट, अबानी मुखर्जी, रोसा फिटनगोफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शाफिक और आचार्य। 1922 में एमएन रॉय ने अपना जर्नल पब्लिश किया था, द वैनगार्ड। याद रखिएगा आप, ये माउथपीस था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं मैं, देख के जाना भाई, कोशिश कर रही हूं कि याद यही हो जाए। वैनगार्ड, एमएन रॉय, 1922, कम्युनिस्ट पार्टी 1920, ताशकंद। ट्रेड यूनियंस और उनका पार्टी एफिलिएशन, भारतीय मजदूर संघ कौन सी पार्टी से एफिलिएटेड है? भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, ये आईएनसी से है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। एक सवाल बन सकता है यहां से। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट बुक, जर्नल्स और पैम्फलेट्स हैं और उनके ऑथर्स हैं। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। गांधी एंड लेनिन, एस ए डांगे। द सोशलिस्ट, एस ए डांगे। नवयुग, मुजफ्फर अहमद। लंगल, नजरुल इस्लाम, रिबेल पोएट एंड मुजफ्फर अहमद, इनको रिबेल पोएट के नाम से जाना जाता था। इनकलाब, गुलाम हुसैन। और लेबर किसान गैजेट, एम सिंगरवेलू। ये कुछ और बुक्स और ऑथर्स हैं, काफी पूछता है बुक्स और ऑथर्स तो खैर, तो एक बार देख के जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब है जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। और एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, नाम याद रखिएगा इनका पूरा। क्या हुआ था आप अच्छे से जानते हैं। और
वहां पे एक्चुअली हुआ क्या था, पीसफुली लोग प्रोटेस्ट किसके अरेस्ट और डिपोटेशन के लिए कर लेते, इन्होंने वहां पे मार्शल लॉ लगाया हुआ था बेसिकली। तो दो नेशनल लीडर्स थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके अरेस्ट के विरोध में वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और हिंदू सिख फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, बैसाखी चल रहा था उस दिन, वो एंटर करते हैं गार्डन में, मेन एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं और बिना वार्निंग के फायर ओपन कर देते हैं करीब 10 मिनट तक। तो इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा सैडनिंग, इससे ज्यादा डिसहार्टनिंग शायद ही कोई एक्ट है जो हिस्ट्रीज हैं उनमें। चलिए, और क्या कहा डायर ने, क्या नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, हंटर कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी, डायर को पर्सनली, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और बस ये छोड़ दीजिए, कितनों की डेथ हुई, कितने वुंडेड हुए, ये नहीं आएगा। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त एडविन मॉन्टेग, याद रखिएगा, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने की बात की थी। और फिर 14 अक्टूबर 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मर्डर इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की जिसका नाम था हंटर कमेटी। तो पूछेगा किसने की थी ये कमेटी सेटअप, तो ये की थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके मेंबर्स थे लॉर्ड विलियम हंटर, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, वाज फॉर सेनेटर, कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड। ऑब्जेक्टिव था टू इन्वेस्टिगेट इन रीसेंट डिस्टर्बेंसेस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब, देयर कॉजेज एंड मेजर्स टेकन टू कोप विद देम। बाकी 3 इंडियंस भी थे इसमें, याद रखिएगा। श्री चिमनालाल हरेल सतालवाद, वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट थे ये, पंडित जगत नारायण, और आपके सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद, ये ग्वालियर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। इससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स देख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल रिटर्न किया था, वो पूछेगा किस दौरान किया था, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर के दौरान किया था। शंकरन नायर ने मेंबरशिप जो थी मिली हुई थी ना उनको वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उससे रिजाइन किया था। हंटर कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, और इसमें ये सीएच सेतलवाद, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान थे, और इसने इस रिपोर्ट में की थी 1920 में। और गवर्नमेंट को इन्होंने गिल्टी नहीं बताया था, अपनी गवर्नमेंट को तो ये गिल्टी बताएंगे ही नहीं। खैर, जनरल डायर, इनको मतलब हटा दिया गया था अपने पोस्ट से, लेकिन ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने इन्हें कहा था सेवियर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश लॉर्ड्स असेंबली ने इनको कहा था लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सोचिए। और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तक मिला था इनको इस चीज के लिए। उधम सिंह, मार्च 1940, आप जानते हैं, इन्होंने गवर्नर जो थे पंजाब के, माइकल ओ डायर, इनको लंदन में जाके मार दिया था बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग किलिंग्स का। महात्मा गांधी ने ड्राफ्ट लिखा था रिपोर्ट का, कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी एक जलियांवाला बाग मैसेकर पे। प्रिवेंटिव किलिंग, इसको मॉन्टेग ने कहा था प्रिवेंटिव किलिंग। दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने इसको कहा था मर्डर, अ डेलिबरेटली ब्रूटल मर्डर। तो याद रखिएगा प्रिवेंटिव किलिंग किसने कहा था। रॉलेट एक्ट, ये वाइस रॉयल्टी चल रही थी इस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट हुई थी 1917 में विद जस्टिस रॉलेट, जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे टू कर्ब सेडिशन एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। और इसने अनब्रिडल्ड पावर्स, मतलब अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी गवर्नमेंट को, किसी को भी अरेस्ट कर लो। इसने क्या किया था, वेव ऑफ एंगर एक आ गई थी लोगों में। और वेल नोन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल दैट वाज नो दलील, नो वकील, नो अपील, व्हिच मींस नो प्ली, नो लॉयर, नो अपील। ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। कई बार ये पूरा लिखा है और आप सोच रहे क्या है, ये यही है, ठीक है। चेयरमैन थे जज सिडनी रॉलेट। ऑल इंडिया पॉलिटिक्स, गांधी जी का पहला बोल्ड स्टेप था कंट्री की पॉलिटिक्स में, सत्याग्रह जो उन्होंने लॉन्च किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। इन्होंने 3 पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे रॉलेट सत्याग्रह के लिए, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह। इन्होंने तीनों को कंबाइन कर दिया था एक्चुअली। अभी देखेंगे हम ये सारे, ठीक है। चलो चलिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीजें देख लेते हैं। 1919 से 22 तक 2 मास मूवमेंट्स चले, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन। एक्चुअली इश्यूज तो दोनों के अलग अलग थे। खिलाफत मूवमेंट तो वो टर्की के खलीफा को इन लोगों ने हटा दिया था, तो कैलिफेट सिस्टम खत्म कर दिया था मतलब, तो वो मूवमेंट था। और नॉन कोऑपरेशन तो मतलब इशू तो अलग अलग हो गए, लेकिन कॉमन प्रोग्राम हो गया, नॉन वायलेंट, नॉन पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टीशन, नॉन वायलेंट। अब खिलाफत इशू तो डायरेक्टली लिंक्ड था नहीं इंडियन पॉलिटिक्स से, लेकिन बैकड्रॉप मिल गया हमको, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको एक अच्छा पुश मिल गया। ऑल इंडिया खिलाफत समिति
इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी जब कमेटी का सेशन हुआ 1919 में। खिलाफत कमेटी इसमें कौन कौन था ये देख लो जरूर से। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी। क्रेडिट जो जाता है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए वो अली ब्रदर्स को ही जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। फिर नवंबर 1919 में जो कॉन्फ्रेंस होती है खिलाफत कमेटी की, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं गांधी जी, और काफी अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर लेती है ये दिसंबर 1919 का जो सेशन हुआ था अमृतसर में। हाकिम अजमल खान, ये अपना हाजिक उल मुल्क का टाइटल इनको दिया था ब्रिटिशर्स ने, ये ऐसे टाइटल दे दे के खुश करते रहते थे, उसको डिनाउंस कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, तब ये नेशनलिस्ट थे, तब तक इनको नहीं चाहिए था पाकिस्तान तब तक, तो इन्होंने लिंक किया खिलाफत मूवमेंट को इंडिया की फ्रीडम से। इन्होंने कहा गांधी जी को कि आप रिलीजन को मत लाएं, धर्म को पॉलिटिक्स में मत लाएं। ठीक है, गांधी जी का जो पार्टिसिपेशन था ना खिलाफत मूवमेंट में, ये उसके अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा कि आप रेडिकल मुस्लिम लीडर्स को ना प्रमोट करें और ना ही उनकी रेडिकल आइडियोलॉजीज को करें, और वो बोलते थे आई वांट टू बी द गोखले ऑफ द मुस्लिम्स। देखिए गांधी जी के मेन सपोर्टर कौन थे फिर खिलाफत मूवमेंट में, वो थे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और हाकिम अजमल खान, हजरत मोहानी। सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का, तो इसका जो मेन मुद्दा था वो जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट ही था। मदन मोहन मालवीय ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वो अगेंस्ट थे कांग्रेस के पार्टिसिपेशन में इस मूवमेंट के। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब सेटअप हुई, सितंबर 1919 में, और महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने, ये सब आप देख चुके हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये सब चल रहा था। 4 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने स्पीच दी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, जिसमें 30,000 मुस्लिम थे दिल्ली के जामा मस्जिद डिस्कोर्स में। तो ये एक चीज आप देख सकते हैं। अब गांधी जी ने कब लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हुई थी, और काफी सक्सेसफुली ये स्प्रेड हुआ। और आप मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने बॉयकॉट किया ब्रिटिश सिस्टम को, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, और 5 नवंबर 1920 को गांधी जी ने कहा कि एक साल में हम ले आएंगे फ्रीडम, जब लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। प्लान प्रिपेयर था, टोटल बॉयकॉट होगा, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट टाइटल्स का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन गुड्स का। 4 सितंबर 1920 कांग्रेस ने मीटिंग कंडक्ट करी कलकत्ता में, स्पेशल सेशन था जिसमें गांधी जी ने प्रपोज किया नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। किसने अपोज किया था इसको, सीआर दास ने। सवाल ये आ सकता है ना। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ नागपुर में, इसमें काफी डिस्कशंस वगैरह हुए। नागपुर सेशन में सीआर दास जो खुद प्रपोज कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, फिर पहले मतलब ये अपोज कर रहे थे, उसके बाद ये खुद ये प्रपोज कर रहे थे। केसरे हिंद, गांधी जी जब इंडिया आए तो ब्रिटिश तो बिजी थे वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उसके लिए सपोर्ट किया था ब्रिटेन का वॉर में गांधी जी ने, तो उसके लिए इन्होंने दिया था टाइटल केसरे हिंद का, वो अब नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे गांधी जी ने वापस कर दिया। टाइटल ऑफ राय बहादुर, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का टाइटल वापस कर दिया। 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, लेकिन वो नहीं उसका पार्ट बन पाए। देखिए 1 अगस्त पहला डे था मूवमेंट का और उनकी डेथ हो गई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली, 24 फरवरी 1922 इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी दिल्ली में और सब चीजों पे बैन लगाया। डॉक्टर मुंजे ने इंट्रोड्यूस किया था रेजोल्यूशन फॉर कंडेमनिंग गांधी जी डिसीजन टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे वो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था ना इस बीच में। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि आप क्रिएटिव प्रोग्राम्स, ये सेम चीज है मतलब कि, पर हाँ एक बात आप याद रखिएगा, ये अगेंस्ट थे फॉरेन क्लोथ्स की बर्निंग के लिए। इन्होंने कहा था कि बर्निंग ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अनवाइज एंड स्टर्न वेस्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय ने स्टैब्लिश की 1916 में और वाइस चांसलर भी रहे उसके। काशी विद्यापीठ बनारस 1920, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 बाद में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी वो। और 3 लोग जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस, मतलब वो एडवोकेट थे और उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस गिव अप कर दी थी, वो थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ये सारे लोग। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने अपनी लीगल प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट, ये स्पेलिंग सही कर लो, ये हटा दो। 4 फरवरी, डेट याद रखना, डायरेक्ट डेट इंपॉर्टेंट है।
कहाँ? 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा में हुआ। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज उत्तर प्रदेश है। वहां पे ना बहुत सारे प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब उनकी झड़प हो गई पुलिस से, जिन्होंने फायर ओपन कर दी। अब इसमें क्या करा, इन्होंने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, तो वहां के मेंबर सब मर गए। डेथ हो गई 3 सिविलियंस की, 22 पुलिसमैन मर गए। अब महात्मा गांधी का क्या था भाई? अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है। तो उन्होंने एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया और काफी उबाल पे था मूवमेंट, लेकिन गांधी जी ने हॉल्ट डाल दिया। और गांधी जी के डिसीजन के बावजूद 19 लोगों को अरेस्ट कर लिया और 14 को इम्प्रिजनमेंट दी, मतलब डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट। अब इसके बाद क्या होगा? बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा भाई क्या करा ये, मतलब ऐसे क्यों किया आपने। कांग्रेस सेशन 1922 का प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके कॉमरेड्स ने अपोज किया गांधी जी को by confronting him shoulder to shoulder by with राम प्रसाद बिस्मिल। मतलब इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन पे वो लोग आ गए थे। यहाँ पे कुछ लोग दिए हुए हैं जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, तो ये आप जरा पॉज करके एक बार सारे रीड कर लीजिए नाम, ठीक है? कई बार इनमें से कोई नाम आपने नहीं सुना और वो पूछ ले, तो आप देख लीजिए प्लीज। चलिए, अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फाउंड हुई? 31 अक्टूबर 1920 मुंबई में बाय लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एनएम जोशी और दीवान चमनलाल। वीडी सावरकर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था काला पानी सेलुलर जेल में अंडमान एंड निकोबार के 1911 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में एंड फॉर द मर्डर ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एएमटी जैक्सन। इंडिया का पहला स्टील प्लांट 1907 किसने स्टैब्लिश किया? जमशेदजी नौशरवानजी टाटा, साकची में इन बिहार, प्रेजेंट डे झारखंड। क्वीन गैडिनिलू नागालैंड की थी, इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट फॉरेन रूल और इनको इम्प्रिजनमेंट भी हो गई थी। और सिमिलर टू अंकल टॉम्स कैबिन, द बंगाली बुक कूली कहानी को ऑथर किसने किया था? पंडित राम कुमार विद्यारत्न, याद रखिएगा इसको। 1942 में विमेन सेल्फ डिफेंस कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, लेफ्टिस्ट विमेन लीडर्स थी कुछ, इसमें थी रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन 1929 में कहा था, कांग्रेस इज नॉट अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन बट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ऑल काइंड्स। बीपी बपट ने मुल्शी डैम सत्याग्रह को लीड किया था 1922 में। पहले प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के थे एमसी राजा, ये सब याद रखना प्लीज। जवाहरलाल नेहरू के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को टर्न मिला 1927 से, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में, ठीक है? तो ऐसा ये स्टेटमेंट लिखा है एस गोपाल ने। मुथुलक्ष्मी पहली वुमेन थी जिनको नॉमिनेट किया गया था मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली 1927 में। कपिल राज कॉन्फ्रेंस रिलेटेड है बरदौली सत्याग्रह से। डांडी लोकेटेड है नौसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, नौसारी। रामनाथपुरी एसोसिएटेड है विद अ सर्कुलर कॉल्ड सर्कुलर ए आजादी 1907, मतलब स्वदेशी मूवमेंट, ऐसे समझो। रामनाथपुरी स्वदेशी मूवमेंट, सर्कुलर ए आजादी। मोतीलाल नेहरू ने लाजपत राय को कहा था प्रिंस अमंग पीस मेकर्स। और बाल गंगाधर तिलक की डेथ के बाद गांधी जी ने कहा था माई स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इज गॉन। फर्स्ट अमंग ऑल भोलानाथ चंद्र जो थे बंगाल के, उन्होंने फेवर किया था स्वदेशी मूवमेंट को। कैम्ब्रिज पैम्फलेट 1933 की टाइटल थी नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। पाकिस्तान वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैं एक मिनट पेन चेंज कर लूं क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स काफी सारे आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम पैम्फलेट में जिसको बोलते थे, इसी पैम्फलेट में, कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, पाकिस्तान डेक्लेरेशन। एओ ह्यूम की बायोग्राफी 1913 में पब्लिश हुई थी, सर विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। मुस्लिम लीग ने पास किया था एक रेजोल्यूशन कराची सेशन में 1943 में, और वहां स्लोगन दिया था डिवाइड एंड क्विट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेशन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 में जो स्टैब्लिश हुई थी कानपुर में, उसके चेयरमैन थे शिंगवेलू चेट्टियार। अश्विनी कुमार दत्ता ने कांग्रेस को सेशंस को कहा था 3 डे वंडर। आई आस्क्ड फॉर ब्रेड वाइल नील डाउन एंड रिटर्न आई रिसीव्ड स्टोन्स, ये गांधी जी ने डांडी मार्च के वक्त बात कही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्विट इंडिया मूवमेंट को यूनिक मूवमेंट कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गोपाल कृष्ण गोखले डिसाइपल थे किसके? महादेव गोविंद रानडे के। उनको ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया कहा गया है क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में उनकी अंडरस्टैंडिंग गजब की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लिखा, आई एम कन्विंस्ड दैट सोशलिज्म इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इनको सोशलिस्ट मानते थे। फिर महात्मा गांधी ने क्या बोला था? माई एवरी मिनट एक्टिविटी इज डायरेक्टेड बाय व्हाट आई कंसिडर टू बी रिलीजन। रोमैन रोलैंड ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर कहा था। आते हैं ये सवाल, किसने किसको क्या कहा था।
जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे सॉल्ट सत्याग्रह के वक्त, तो अब्बास तैयब जी ने पोजीशन अज्यूम की थी लीडरशिप मूवमेंट की। और ऑन द डेथ ऑफ हिज नेफ्यू मगनलाल गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था हिज डेथ हैज मेड मी अ विडोअर। तो ऐसा आप पता चला, ये लिखा हुआ है कि किसकी डेथ पे उन्होंने कहा कि वो विडोअर हो गए, तो आप ध्यान रखिएगा किसकी डेथ पे। स्वराज पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1 जनवरी 1923। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम था। गया के एनुअल कॉन्फ्रेंस में सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए हुई थी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज से बहुत इंस्पायर्ड थी। स्वराज का मतलब ही क्या होता है? इंडिपेंडेंस या फिर सेल्फ रूल। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इसके फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल निभाया था, प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास और प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू लिखा आएगा यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे जो स्टैब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, वो बॉयकॉट की गई थी कांग्रेस ने ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गांधी जी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने नई आइडियोलॉजी फॉर्म करी। उन्होंने कहा कांग्रेस गवर्नमेंट का पार्ट होनी चाहिए, मतलब आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंटर करो। लेकिन ज्यादातर लोगों ने प्लान रिजेक्ट कर दिया था। सीआर दास तब प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। इनका मैंडेट ही ये था कि भाई हम तो काउंसिल्स में एंटर करेंगे। सीआर दास प्रेसिडेंट बन गए, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी बन गए, श्रीनिवास अयंगर ये स्वराज पार्टी मद्रास के फाउंडर थे। एनसी केलकर ये भी स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। और इलेक्शन हुआ फिर जब लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो पहले स्पीकर बने थे विठल भाई पटेल। तो ये बड़ा बढ़िया अचीवमेंट था इनका। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन की वजह से कांग्रेस में स्प्लिट आ गया था। लीडर्स जो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, दो में डिवाइड हो गए थे ना ये लोग। स्वराजिस्ट क्या कहते थे? हम तो भैया काउंसिल इलेक्शंस करेंगे, गवर्नमेंट को अंदर जाके खोखला करेंगे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू लीडर बने पार्टी के, बंगाल और में पार्टी को कौन हेड कर रहे थे? सीआर दास। पार्टी का प्राइमरी गोल ही यही था कि हम इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे और ऑफिशियल पॉलिसी को डिसरप्ट करेंगे। ठीक है। चित्तरंजन दास को क्या बुलाते हैं? देश बंधु। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ नेशन। लंदन में पढ़े थे, बैरिस्टर बने और बेल कराई थी इन्होंने अरविंदो घोष की अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था ये इनका। वो कहते थे स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल, नॉट फॉर सम स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और मदन मोहन मालवीय, आप जानते हैं हिंदू महासभा, कौन सा ईयर ऊपर देख के आयो ना एक डब्बे में छोटे से, ईयर बताओ। ये सब याद करते रहो जो मैं बता रही हूँ। साइमन कमीशन किसने अपॉइंट किया था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था। 7 मेंबर्स थे और मजे की बात सातों के सातों ब्रिटेन पार्लियामेंट के थे, इसलिए इसको बोलते थे व्हाइट कमीशन। अनाउंस कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। बॉम्बे कब आया? 3 फरवरी 1928 को। ये दोनों डेट्स याद रखना। इंडियन कोई था नहीं, तो भैया प्रॉब्लम तो यहाँ के लोगों को होगी ही होगी। फिर सेकंड विजिट ली इसने 11 अक्टूबर को से लेके अप्रैल तक। साइमन कमीशन अलग अलग जगह पे गया, लाहौर, कराची, पेशावर, पूना, पता नहीं कहां कहां। फिर दिल्ली आया। अच्छा, बैकग्राउंड क्या था? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे ना 1919 में। इनमें क्या इन्होंने ये कहा था कि हम 10 साल के टाइम पीरियड में आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अब लेकिन 10 साल तो होते बाद में, पर इन्होंने पहले ही कमीशन बना दिया था। ठीक है। डायरकी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। तो सर जॉन साइमन जो थे ये लिबरल पार्टी के मेंबर थे। उस वक्त क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। इंडिया की जो कि कमीशन के भी मेंबर थे लेबर पार्टी से। अब ये 2 बार साइमन कमीशन कितनी बार इंडिया आया? 2 बार आया, याद रखना। और दिसंबर 1927 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने मद्रास का सेशन किया था जहां पे अपोज किया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक। फिर जब 3 फरवरी को आया था तो लोग बाग ऐसे पैम्फलेट, स्ट्राइक चल रही थी हर जगह, साइमन कमीशन गो बैक करके बैनर्स वगैरह लगाए हुए थे। लाला लाजपत राय एक रैली लीड कर रहे थे और वहां पे लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। तो मतलब उनको बहुत चोट लग गई थी चेस्ट पे उनके। पंजाब केसरी उनका नाम था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने मिलके, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, 1928 में। इनका पर्पस क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और 28 मार्च 1929 मुस्लिम लीग का सेशन होगा दिल्ली में, जिसमें जिन्ना कहेंगे 14 पॉइंट रेजोल्यूशन नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट। ये लॉर्ड बिरकिन हिंट का चैलेंज था ना कि आप बना सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो चलिए बना के दिखा दीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन। तो अब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना छोटा सा एक फॉर्मुलेशन निकाला था जिसको कहा था 14 पॉइंट रेजोल्यूशन।
अब नेहरू रिपोर्ट 1928, ये साइमन कमीशन के बाद की है, क्रोनोलॉजी में याद रखना, साइमन कमीशन पहले, नेहरू रिपोर्ट बाद में। तो इन्होंने न्यू डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन किया था इंडिया का, मोतीलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे, याद रखना, और जवाहरलाल नेहरू भी थे, सेक्रेटरी थे, कंफ्यूज करेगा आपको। तो आपसे पूछे पहला अटेम्प्ट इंडियंस का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, तो वो नेहरू रिपोर्ट है। कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस की मांग हो रही थी, इनको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं चाहिए था, ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए था, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप प्रोविंसेस बनाइए, फंडामेंटल राइट्स की बात इसमें हुई थी। ठीक है, अब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी 27 मई 1930 को, जिसकी कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई हैं, हालांकि ये मानी नहीं गई थी। डायरकी का आप एंड कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाइए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाइए, और हाई कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में लाइए, जो बर्मा है उसको सेपरेट कीजिए इंडिया उड़ीसा सिंध से, सिंध को अलग से स्टेटहुड दीजिए, ये सब। ठीक है, अब लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1929 में। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मैनिफेस्टो लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे यहाँ के, पूर्ण स्वराज, बस याद रखना आपको। कैलकाटा सेशन जो था कांग्रेस का 1928 का, उसमें कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि या तो आप एक्सेप्ट कर दीजिए हमारी नेहरू रिपोर्ट या फिर तैयार रहिए, अब मूवमेंट लॉन्च करेंगे हम। ठीक है, तो आप ही देख सकते हैं 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन फ्लैग लहराया था ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। तो पूछ सकता है कौन सी नदी के किनारे लहराया था। मौलाना हसरत मोहानी, अहमदाबाद सेशन 1921, इन्होंने स्वराज को डिफाइन किया था यहाँ पे, और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सीआर दास अहमदाबाद सेशन के थे, लेकिन सेशन एक्चुअली इन्होंने प्रेसाइड किया था हकीम अजमल खान ने, क्योंकि ये जेल में थे सीआर दास। पूर्ण स्वराज डे 22 जनवरी 1930 पर डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। तो यहीं पे नेहरू जी ने कहा था वी हैव वन एंड ओनली गोल दैट इज इंडिपेंडेंस, फॉर अस सेल्फ रूल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। आचार्य विनोबा भावे, ये एक्चुअली बहुत क्लोज एसोसिएट थे गांधी जी के, बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया था पहली बार, सिविल डिसोबीडियंस सविनय अविज्ञा आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1930 को जो रेजोल्यूशन पास किए थे उसमें क्या था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई यूज नहीं है, डोमिनियन स्टेटस का जो ये प्लान है उसको अबॉलिश हो जाना चाहिए, स्वराज का मतलब बताया था इन्होंने, और ऑल इंडिया कांग्रेस जब भी सही समझेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, ये बात इन्होंने यहाँ पे कही थी। फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और गांधी इरविन पैक्ट। अब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, सॉल्ट बना के, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी। और इन्होंने सॉल्ट को ही क्यों चुना था, क्योंकि आप जानते हैं ना सॉल्ट क्या चीज है भाई, नमक के बिना क्या है, नमक बहुत सेंसिटिव चीज मानी जाती है ना। और इन्होंने अपनी फेमस डांडी मार्च स्टार्ट करी थी 12 मार्च 1930 को। 78 मेंबर्स, याद रखिएगा 72 डेलीगेट्स थे जब कांग्रेस स्टार्ट हुई थी, और 78 मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी साबरमती आश्रम से डांडी। 240 माइल इनको चलना था अहमदाबाद से, मतलब 240 माइल दूर है ये अहमदाबाद से, चलना नहीं था। 24 दिन की जर्नी उन्होंने वहां जाके 6 अप्रैल 1930 को ब्रेक किया सॉल्ट लॉ, और फॉर्मली सीडीएम लॉन्च करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, 2 नवंबर 1929 को कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की कंट्री में, एक मैनिफेस्टो उन्होंने इशू किया था जिसको बोला जाता है दिल्ली मैनिफेस्टो। गांधी जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया यंग इंडिया में और अपना 11 पॉइंट एजेंडा या 11 पॉइंट डिमांड पेश करी। 31 जनवरी तक का समय दिया और कहा या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए इन डिमांड को। जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट किया गया 14 अप्रैल 1930 में फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था 4 मई को। लीडर्स एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी राजगोपालाचारी, ये भी सॉल्ट मार्च कर रहे थे, नमक सत्याग्रह चल रहा था इनका त्रिचुरनपोली में से वेद्र नरेन तक, तंजौर कोस्ट तमिलनाडु में, इनको भी अरेस्ट कर लिया। के लेप्पन, ये नायर कांग्रेस लीडर थे। टी के माधवन, इन्होंने वाईकॉम सत्याग्रह 1924 ये लॉन्च किया था, ये भी सॉल्ट सत्याग्रह के अंडर ही था ये सब कुछ, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे, इनका रेडिकल एग्रीग्रीन प्रोग्राम चल रहा था और इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करो एज अ प्राइम पॉलिटिकल स्लोगन, इनको भी अरेस्ट कर लिया। देखो पी कृष्ण पिल्लई, इन्होंने नेशनल फ्लैग डिफेंड किया था
रेजिस्ट किया, लाठीचार्ज। फिर बाद में केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट भी इन्होंने फॉर्म किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी बोलते थे इनको, सीमांत गांधी, इन्होंने एक क्लैन, नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरीज का एक क्लैन बनाया था, खुदाई खिदमतगार्स, रेड शर्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं। सरोजनी नायडू पहली विमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, इन्होंने भी धसाना सॉल्ट वर्क्स में मार्च किया था। ठीक है ना। सूर्यसेन, चित्तगोंग रिवोल्ट ग्रुप, ये सब कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट चल रहा है। देखिए नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में क्या अंतर है आप जानते हैं? नॉन कोऑपरेशन का ही एक स्टेप आगे, एक नहीं बल्कि कई स्टेप आगे आप सीडीएम समझ लीजिए, चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं। सुभाष बोस और जेएम सेन गुप्ता, इन्होंने भी बंगाल कांग्रेस का एक फैक्शन लीड किया था। बोस ने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया था कि आपने मूवमेंट सस्पेंड कर दिया मई 1933 में, और विठल भाई पटेल ने उनको सपोर्ट किया था। बोंगा माझी और सोमरा माझी ये हजारीबाग से लीड कर रहे थे मूवमेंट। कालका प्रसाद ये लोकल लीडर थे रायबरेली के, नो रेंट कैंपेन चल रहे थे। संती और सुनीति चौधरी आप ये भी देख चुके हैं। सेठ अचल सिंह ये नेशनल लैंडलॉर्ड थे, नेशनलिस्ट लैंडलॉर्ड, जिन्होंने ग्राम सेवा संघ को फाइनेंस किया था आगरा में, और काफी इंडिफरेंट रहे थे टू राइट्स इन द एरिया while strictly following the policy of non-violence. शेख अब्दुल्ला ये मुस्लिम ग्रेजुएट थे, इन्होंने एक एजिटेशन किया था, अटैक किया था श्रीनगर जेल पे भी। मोहम्मद यासिन खान मुस्लिम लीडर थे पंजाब से, जिन्होंने मियोस एक सेमी ट्राइबल पीजेंट का ग्रुप था उनको ऑर्गेनाइज किया था। के.एम. अशरफ ये इंडिया के पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे जो इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ये मेन प्रमोटर थे गांधीयन आइडियाज के, और पर हुआ क्या था कि जब गांधी जी ने हरिजन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने फिर कांग्रेस से थोड़ा सा किनारा कर लिया था और अपनी अलग कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी। तो पूछ सकता है किसने बनाई थी? सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, एम ए अंसारी और बीसी रॉय, इन सब ने क्या डिमांड किया था कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिटर्न करिए। संपूर्णानंद इन्होंने फॉर्मुलेट किया था टेंटेटिव सोशलिस्ट प्रोग्राम फॉर इंडिया, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टार्ट हुई थी 1934 में, जिसको सपोर्ट कर रहे थे नरेंद्र देव। के एफ नरीमन और यूसुफ मेहर अली ये यंग यूथ विंग के लीडर्स हुआ करते थे। स्वामी गोविंदानंद ये कराची सिंध में मूवमेंट लीड कर रहे थे। एनवी गडगिल इन्होंने स्टैब्लिश की थी फ्रेंडली टाइज विद नॉन ब्राह्मण सत्यशोधक समाज, जिसको केशवराव जेठे लीड कर रहे थे। टेम्पल एंट्री वगैरह के लिए ये काफी काम कर रहे थे। बी आर अम्बेडकर ये अनटचेबल महार्स के लीडर थे, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और मतलब इनका विश्वास कांग्रेस हालांकि जीत नहीं पाई थी। कांग्रेस फेल टू विन ओवर द पॉलिटिकल एजिटेशन ऑफ द महार्स। गोपा बंधु चौधरी इन्होंने ओडिशा में मूवमेंट बहुत पॉपुलराइज किया था। तरुणाराम फूकन और एनसी बारदोलोई ये कांग्रेस के लीडर्स थे जो मूवमेंट में लीड कर रहे थे। जादू नंदन शर्मा ये किसान सभा मूवमेंट इन्होंने एक्टिवेट किया था गया में। दुग्गीराला बालरामकृष्णाय ये जो थे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएट कर रहे थे नो रेवेन्यू कैंपेन, और इन्होंने एक तेलुगु बैलेड भी लिखा था गांधी गीता, याद रखिएगा, थोड़ा देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। फिर एनमी रामन नायडू और एनसी रंगा ये जो थे इन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था वेंकटगिरी एस्टेट नेलोर में। ए के गोपालन स्कूल टीचर थे, गुरुवयूर केरला में काफी एक्टिव रहे हैं ये। मन्नू गोंड और चैतु कोकू ये फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर रहे थे बेटुल में, सेंट्रल प्रोविंसेस में। मौलाना भसानी ये प्रजा सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते थे सिराजगंज में, और जमींदारी और ये रिडक्शन इन डेट्स की काफी बात करते थे। एम एन रॉय ये सोशलिस्ट आइडियाज फैलाते थे जगह जगह जहां पे नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट हो रहा था अवध में। तो ये सब जुड़े हुए हैं सीडीएम से। सीडीएम के फॉर्म देखिए आप, फॉरेस्ट सत्याग्रह, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, आपका सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे, फॉर्म्स हैं ये एक ही मूवमेंट की। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में क्या अंतर है, तो उसी का और मॉडिफाइड, उसी का एक स्टेप अहेड आप चले गए हैं। ये वाली चीजें हमने यहाँ पे देख ली। चलो भाई, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देख लो भाई। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? रामसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कहा आओ भैया यहाँ बैठते हैं और लंदन में अपना मजे से, और यहाँ पे अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो तीनों की डेट याद रखो, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली नवंबर 1930 से जनवरी 1931। ठीक है, और ये आपकी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुई थी। एक मैं लिख देती हूँ कहीं पर, रुक जाओ। सेंट जेम्स पैलेस
लंदन में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है जी। फिर आपका सेकंड हुई 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 और ये आपकी थर्ड हुई 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। पहली बता दिया मैंने, लॉन्च किया था किंग जॉर्ज 5 ने और प्रेजाइड की थी किसने, रैमसे मैकडॉनल्ड ने। अच्छा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी थी 27 मई 1930 को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मना कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आओ भाई यहाँ पे बैठ जाओ आप, तो फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन का एनवायरनमेंट था बहुत ज्यादा। 89 इंडियन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मेन पार्टिसिपेंट्स जो थे वो थे आपके, देखो प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के भी थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के भी थे, जस्टिस पार्टी के भी थे, ये सब जगह पहुंचे हैं वहां पे। और इसका जो है कहाँ गया, हाँ मेन पार्टिसिपेंट्स देख लो एक बार, देखो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, ये आपका आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, पहुंच गए ये सब वहां पे, बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेंट जेम्स पैलेस में बता चुकी हूँ, लंदन 1930, और केटी पॉल इंडियन क्रिश्चियंस की तरफ से गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे और भी, सारे याद करने की जरूरी नहीं है। आउटकम कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, बस चलो जी अगले में आ जाना। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आते आते यहां तक मतलब जी गांधी इरविन पैक्ट हो चुका है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। और जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता था, गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम पे आपके सितंबर 1931 दिसंबर 1 दिसंबर तक हुई है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया था एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव। महात्मा गांधी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस ने सिर्फ इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, पढ़ सकते हो आप एक बार। गांधी जी ने गए थे लंदन, किस शिप से गए थे, एसएस राजपुताना शिप से, और कहाँ रुके थे, किंग्सले हॉल में रुके थे। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, गांधी जी वापस आ गए, कुछ खास तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा, इट इज ट्रू दैट आई रिटर्न बेयर हैंडेड बट आई एम कंटेंट दैट द फ्लैग आई हैड बीन हैंडेड वुड नेवर बी लेट डाउन बाय मी एंड आई वुड नेवर बी कंप्राइज विद द ऑनर ऑफ दैट फ्लैग। ये भी अनसक्सेसफुल थी। भीमराव अम्बेडकर अपना लगातार सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड कर ही रहे थे दलित्स के लिए, जो गांधी जी को एक्सेप्टेबल नहीं थे, और ये अकेले इंडियन थे जिन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलो, तो अब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपकी 32 में हुई। यहां भी ना तो नेशनल कांग्रेस गई ना गांधी जी गए, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया नहीं था पहली और थर्ड में। अब पूना पैक्ट ने क्या किया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी दैट वुड बी लेवाइड फॉर मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। यहां तक आते आते गांधी अंबेडकर का जो था ना, चल रहा था पूरा टकराव। अब कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया, मतलब कि हर माइनॉरिटी ग्रुप को कुछ रिजर्व सीट्स देना। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने फास्ट स्टार्ट कर दिया रियारवडा जेल से इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट, जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन हुआ था। फिर महात्मा गांधी जी और क्या बोलते हैं अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इस पैक्ट को साइन नहीं किया था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर और दलित सेक्शन मदन मोहन मालवीय थे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। 14 अगस्त 1931 को महात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बात कर रहे थे गांधी जी से, तो उन्होंने कहा था, हिस्ट्री टेल्स दैट महात्मास लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स हैव जस्ट रेज्ड डस्ट बट नॉट लेवल। हरिजन सेवक संघ ये स्टैब्लिश हुआ 30 सितंबर 1932 को एज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एसोसिएशन, बाद में इसका नाम हुआ हरिजन सेवक संघ, और पहले प्रेसिडेंट थे इसके घनश्याम दास बिरला, सेक्रेटरी थे अमृतलाल विठलदास ठक्कर, हेडक्वार्टर था गांधी आश्रम किंग्सवे कैप दिल्ली, और ब्रांचेस हर स्टेट्स में थी। फिर है आपकी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टैब्लिश की थी 1942 में। इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ये स्टैब्लिश हुई ईयर 1926 में, इट वाज हेडेड बाय एमसी राजा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की जो स्टैब्लिश हुई थी 1934 में। मेन इंस्पिरेशनल आइकन्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के कांग्रेस में कौन थे आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जयप्रकाश नारायण ये कोऑर्डिनेटर थे ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, गंगा शरण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आप देख चुके हो 1934,
आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के मेंबर्स देख लो। अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू समानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगाशरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर आपकी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देख लो। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से? दिसंबर 1939 से स्टार्ट हुई थी। कांग्रेस कह रहा था कि अगर आप चाहते हो इंडियन पार्टिसिपेट करें तो आप हमें पूरी इंडिपेंडेंस दो। वाइसरॉय लॉर्ड लिलिथगो ने इंडिया को वॉर में डाल दिया बिना कांग्रेस से पूछे। 17 अक्टूबर 1939 को उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया स्टैंड करेगी अगेंस्ट जर्मनी इन वॉर। अब यहाँ पे क्या होगा? सारे कांग्रेस कमिटीज रिजाइन कर देंगी, प्रोविंशियल कैबिनेट्स। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुई, जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड को, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो। और कैसे एंड हुई थी आप जानते हैं, इन्होंने बॉम्बिंग्स कर दी थी जापान में। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के वक्त। कांग्रेस का 8 मंथ टेन्योर खत्म हो गया, 1939 में रिजाइन कर दिया था। बटलर कमेटी किससे रिलेटेड है? ये 1927 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसको इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहा जाता है। भाई रिलेशंस कैसे रहेंगे इंडियन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, इसको रेकमेंड करने के लिए, ठीक है। और सर लेस्ली स्कॉट को इंडियंस ने सिलेक्ट किया था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें 700 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, GR अभयंकर, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जवाहरलाल नेहरू को चूज किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939। ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो मर्ज हो गई थी और 1947 तक, लेकिन आप जानते हैं जूनागढ़, JNK और हैदराबाद नहीं हुए थे। अब आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बढ़िया काम किया था यूनिटी ऑफ इंडिया को अटेन करने के लिए। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी किंग हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था कश्मीर का। फिर इंडियन आर्मी का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। थोड़ा ईयर वगैरह देख सकते हो आप, ये पूछेगा नहीं पर, ठीक है। हरिपुरा सेशन 1938 का, सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट। अब फिर इनको री इलेक्ट कर लिया त्रिपुरी सेशन में। पताभी सीतारामैया को क्या बोलते हैं, डिफीट करके, लेकिन गांधी जी गुस्सा हो गए थे इस बात से। अब जब बोस ने रिजाइन किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इंडियन स्टेट्स कमेटी, बटलर कमेटी आप देख चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए, ईयर देख लीजिएगा बस एक बार। और सुभाष चंद्र बोस ने अपॉर्चुनिटी समझा जर्मनी ब्रिटेन के बीच में जो वॉर हो रही थी, और वो जर्मनी गए थे, फिर जापान गए थे हेल्प लेने के लिए। त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर MP में है, जहाँ पे कांग्रेस का 1939 का सेशन हुआ था। और उन्होंने कहा था ना, पिताभी सीतारामैया की हार को मैं अपनी हार मानता हूं, गांधी जी ने। पाकिस्तान का डिमांड और इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो नाम है ये पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ये किसने कॉइन किया था? ये कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट थे, चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा। और उस वक्त किसी ने सीरियसली नहीं लिया था इनकी बात को। मुस्लिम लीग का सेशन 1940 का, तो उन्होंने डिमांड की थी यहाँ पे पाकिस्तान की। तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का सेशन हुआ लाहौर में। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे सेशन ने मांग की पाकिस्तान की, सेपरेट मुस्लिम स्टेट अदर देन इंडिया। और जिन्ना ने यहाँ पे कहा था ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। सरोजनी नायडू, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री कंट्री के, उनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो मेंशन करते हैं उनकी मीटिंग मोहम्मद इकबाल से कि यू नेहरू आर अ नेशनलिस्ट, वाई जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। टू नेशन थ्योरी जिन्ना की कहां पे एक्सेप्ट की गई थी? लाहौर सेशन, ये 1940 वाला। ड्राफ्ट किसने किया था इसको? सिकंदर हयात खान ने। ये सब नाम याद रखना। और 23 मार्च 1943 को सेलिब्रेट किया गया था पाकिस्तान डे। मोहम्मद इकबाल, ये फिलोसोफर मोहम्मद इकबाल हैं जिनको ओरिजिनेटर माना जाता है ऑफ द सेपरेट मुस्लिम नेशन, टू नेशन थ्योरी इवन बिफोर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है। और इन्होंने पैन इस्लाम स्पिरिट में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन, इलाहाबाद सेशन जो हुआ था, उसमें कहा था आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बालोचिस्तान अमेलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। चौधरी रहमत अली, पहली बार पाकिस्तान टर्म यूज किया था, बताया ना आपको। उनका लेटर था एक, नाउ और नेवर, तो याद रखना है किसका लेटर था और इसमें पाकिस्तान वर्ड यूज हुआ था।
इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल सत्याग्रह देख लो एक बार। अब अगस्त प्रपोजल की जब डिमांड रिजेक्ट हो गई तो कांग्रेस ने इनिशिएट किया इंडिविजुअल डिसोबीडियंस सत्याग्रह। जो था ये मॉरल प्रोटेस्ट था बेसिकली। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने सेलेक्ट किया आचार्य विनोबा भावे को एज अ फर्स्ट सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू एज अ सेकंड, और मैंने आपसे पूछा हुआ है थर्ड कौन थे, अब भी पूछ रही हूँ। सर्वोदय ये सबसे पहले किसने यूज किया? महात्मा गांधी ने। विनोबा भावे ने स्टैब्लिश किया था सर्वोदय समाज। महात्मा गांधी ने नहीं स्टैब्लिश किया था, विनोबा भावे ने स्टैब्लिश किया था। वर्ड पहली बार महात्मा गांधी ने यूज किया था। ये डिफरेंस देखते हुए चलो, ठीक है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 एक मिशन था जिसके हेड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये इंडिया भेजा गया था, इनको सपोर्ट चाहिए था ना वॉर में। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स लेफ्ट विंग लेबराइट थे और लॉर्ड लिलिथगो ने गांधी जी के मूवमेंट को कहा था पॉलिटिकल ब्लैकमेल। और लॉर्ड लिलिथगो का आप जानते हैं सबसे लंबा टेन्योर था इंडिया में। क्विट इंडिया मूवमेंट इसी टाइम पे लॉन्च हुआ था। नेहरू और मौलाना आजाद ऑफिशियल नेगोशिएटर थे कांग्रेस की साइड से क्रिप्स मिशन के साथ। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भेजते हैं क्रिप्स मिशन को कि भैया इंडियन से बोलो आके वॉर में पार्टिसिपेट करें। जब जापानीज फोर्सेस रंगून पहुंच गए थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके डिसाइड किया कि भाई आप वहां पे भेजो जिससे सोल्यूशन निकाला जाए कोई। क्रिप्स यहाँ पे बहुत 3 हफ्तों तक रहा मिशन और कंसल्टेशन करता रहा सब इंडियन लीडर्स के साथ। मार्च 1942 में इंडिया पहुंच के उन्होंने मेजर रिकमेंडेशंस प्रेजेंट किए कि वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे जाएगा। तो अभी तक डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं ये। इंडिया को अधिकार देंगे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, और मेन चीज यही बोली थी इन्होंने। क्रिप्स मिशन जब इंडिया आया और ड्राफ्ट प्रपोजल दिया उसने, तो ये बात सुन के महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है ये। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। ठीक है जी। फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन तो कुछ कर नहीं पाया बेचारा, तो गांधी जी ने अपना तीसरा मेजर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 मुंबई में जो कांग्रेस कमेटी थी वहां पे मीटिंग हुई ग्वालियर टैंक पे, और गांधी जी ने कहा भैया चलो बस हो गया, अब निकलो यहां से। सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को इन्होंने अगले दिन अरेस्ट कर लिया। सोशलिस्ट मेंबर्स जयप्रकाश नारायण जैसे जो मोस्टली अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस एक्टिविटीज कर रहे थे, बहुत डिस्ट्रिक्ट में सतारा हो गया, यहाँ पे स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार स्टैब्लिश हुई थी, पैरेलल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट डेवलप हुआ, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। गांधी जी का डू और डाई, उन्होंने स्पीच में कहा था डू और डाई, जिसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। एक्चुअली क्विट इंडिया जो टर्म थी ये गांधी जी की नहीं थी, ये यूसुफ मेहर अली की थी, और मेहर अली ने ही कॉइन किया था साइमन गो बैक। अरुणा असफ अली, इनको क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड लेडी। इन्होंने इंडियन फ्लैग होस्ट किया था ग्वालियर टैंक पे। अब देख लो सारे कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे। महात्मा गांधी, इन्होंने तो ऑल आउट कैंपेन प्लान आउट किया था और डू और डाई का नारा दिया था। अरेस्ट हो गए थे ये अगले दिन, फिर 21 डे फास्ट किया इन्होंने 1943 फरवरी तक। जयप्रकाश नारायण ये कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप के मेंबर थे, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने इस मूवमेंट में। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, अच्युत पटवर्धन, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्विट इंडिया मूवमेंट की सपोर्ट में। फिर है आपके चिट्टू पांडे, जो ये अपने आप को गांधीयन कहते थे, इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करी, सारे पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया। उषा मेहता, ये कांग्रेस रेडियो मैनेज करती थी, बहुत बढ़िया अंडरग्राउंड रेडियो चलता था एक। जवाहरलाल नेहरू, ये इनिशियली सपोर्ट करते थे आर्क मॉडरेट्स को, गांधी जी के प्लान के अगेंस्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, मूव किया था। मतलब गांधी जी ने अपना सक्सेसर डेजिग्नेट किया था ना इससे कुछ ही टाइम पहले। सुमाती मुरार, ये जो थे ये हेल्प कर रहे थे अच्युत पटवर्धन को उनकी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के लिए। बाद में ये इंडिया की लीडिंग वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट बनी थी। रास बिहारी बोस रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, प्रेसिडेंट बने थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के। कैप्टन मोहन सिंह, ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जापानीज ने इनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था, इन्होंने जापानीज आर्मी ऑफिसर से परसुएड किया और वहां पे इन्हें कमांडर बनाया गया था इंडियन नेशनल आर्मी का। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आईएनए ज्वाइन किया था 1943 में। इनका बहुत फेमस डिक्लेरेशन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। सी राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई, ये भी मॉडरेट्स थे जो
कहते थे कि हाँ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में जो उनका राइट्स है उनको दे दो, आप प्लेबिसाइड कर दो। इन्होंने एआईसीसी से रिजाइन कर दिया था जुलाई 1942 में। केजी मशरूवाला, ये इन्होंने 2 मिलिटेंट इश्यूज लेके आए थे ये हरिजन के, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ महादेव देसाई, लोगों के बीच में सेंटिमेंट्स जगाने के लिए। केटी भाष्यम, ये कांग्रेस लीडर थे बैंगलोर के, जिन्होंने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था ट्रेड यूनियन फील्ड में। सतीश समंता, लोकल कांग्रेस लीडर थे और पहले सर्वधिनायक भी थे तामलुक जातीय सरकार के। मंतगनी हजरा, नाम याद रखना बस, ये 73 साल की ओल्ड पीजेंट विडो थी तमलुक में, जो वायलेंस में मारी गई थी, और मतलब गोली लगने के बाद भी इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है एकदम हाथ में पकड़े रखा था। लक्ष्मण नायक, ये एक विलेजर थे, अनपढ़ विलेजर थे बेचारे, और इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट किया था, इनको फांसी की सजा हुई थी। नाना पाटिल, ये सतारा से रिबेलियन कर रहे थे। चलिए, जुलाई 1942 मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में। तो आप मेंबर्स एक बार देख सकते हैं, सारे नाम ऐसे नहीं आएंगे। यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उस सेशन के। फिर आपका 7 अगस्त 1942, ये बहुत हिस्टोरिक सेशन था, ग्वालियर टैंक मैदान वाला, जो अभी मैंने आपको बताया, डू और डाई। 8 अगस्त यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको सपोर्ट किया था। जिन पार्टीज ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, इन्होंने नहीं किया था, ये याद रख के जाइएगा बिल्कुल। फिर आपका ऑपरेशन जीरो आवर, जैसी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, गांधी जी और बाकी के टॉप कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। ऑपरेशन जीरो आवर मतलब सबको अरेस्ट कर लो, और मतलब सबको जेल में डाल दिया था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके, कुछ को अहमदनगर फोर्ट में, कुछ को आपका पटना में अरेस्ट किया, बांकीपुर जेल में। सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्ट, आप जानते हैं सीक्रेट रेडियो चलते थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉम्बे से, जो मद्रास तक सुने जा सकते थे। राम मनोहर लोहिया भी ब्रॉडकास्ट करते थे। 1944 में गांधी जी को रिलीज किया गया था 6 मई को, ऑन द बेसिस ऑफ इलनेस, बीमार हो गए थे वो। लॉर्ड वेवल कमांडर इन चीफ थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। वायसरॉय रहे वो 43 से 47, और विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जब क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल पास हुआ था। रामगढ़ सेशन था ना कांग्रेस का, तब उनको इलेक्ट किया गया था। और फिर 5 सालों तक कोई कांग्रेस मतलब नो सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड, और अबुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट रहे इस टाइम पे। तो इसका मतलब वो कांग्रेस के मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट रह गए। तो 41 से 45, पूछ सकता है कब नहीं हुए थे सेशन कांग्रेस के, वैसे तो होते थे ना हर साल, और स्पेशल सेशंस भी हो जाते थे कई बार। फिर आपके लुइस फिशर, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो गांधी जी के साथ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त, और ये बायोग्राफर भी हैं गांधी जी के। और ये लुइस फिशर और बाकी इंटेलेक्चुअल्स थे जो डिमांड करते थे इंडिया का इंडिपेंडेंस। राइट स्टार्ट हो गए थे दंगे, और रिवोल्ट की तरह ये उभर के आ रहा था। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा, मतलब ये ऐसे सेंटर्स थे जहां पे मास रिवोल्ट चल रहा था। फार्मर्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था यहाँ पे, याद रखिएगा ये चीज। तो वाइसरॉय लिनलिथगो ने टेलीग्राम भेजा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को, और ये कहा था कि ये सबसे सीरियस रिवोल्ट है 1857 के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे और अंडरग्राउंड हो गए थे। योगेंद्र शुक्ल भी भागे थे, फिर बाद में अरेस्ट हो गए थे वो। और जो गांधी जी ने स्पीच दी थी, तो उसमें पता भाई सीतारामैया ने कहा था, इन रियलिटी दैट डे गांधी जी वाज स्पीकिंग आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड विद द पावर ऑफ अवतार एंड पैगंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। और अरुणा असफ अली बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, वो भी बहुत अच्छे से रिमेंबर की जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड झंडा फहराया था ना उन्होंने, हमने ऊपर देखा भी था। क्रश हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 में, ब्रिटिश ने मना कर दिया था एकदम से इंडिपेंडेंस देने के लिए। और बर्डन था वर्ल्ड वॉर 2 का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने रियलाइज किया कि अब थोड़ा मतलब कंट्रोल कर पाना इंडिया को ज्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं होगा। और 2 ब्रदर्स थे, गंगाराम और खिमदेव, ये शहीद हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1897 में कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। फादर्स नेम जानकीनाथ बोस, मदर्स नेम प्रभावती, वाइफ का नाम एमिली शेंकल, चिल्ड्रन अनीता बोस फाफ ऐसे करके बोलेंगे इसको। ग्रेजुएशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी से की थी इन्होंने। चित्रंजन दास इनके पॉलिटिकल गुरु थे, और आईसीएस सिलेक्ट हुए थे ये 1920 में। स्लोगन था इनका, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो।
फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन इन्होंने रखी, सुभाष चंद्र बोस ने डिजाइन किया था, ये सब आप देख चुके हैं। देखिए, तो बार बार इन सब चीजों को पढ़ने का, या आप एक बार बस देखते चलिए सबको, ठीक है, ये आप लोग देख चुके हैं सब। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो फॉर्म किया था 1939 में। फिर 22 जून 1939 में जो है ऑल इंडिया सेशन हुआ था मुंबई में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक अडॉप्ट हुआ था। 1940 में पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई फॉरवर्ड ब्लॉक की नागपुर में। फिर 1943 में इन्होंने कमांड किया आजाद हिंद फौज को। टाइटल्स की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोला था देश नायक या फिर नेशनल लीडर। 1938 में शांति निकेतन आए थे, ये प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। महात्मा गांधी ने इनको कहा था पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स, ठीक है। फ्री सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर, इन्होंने ये जर्मनी पहुंचे, वहां पे इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बना दिया जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ काम करके 6 महीने। मतलब अडोल्फ हिटलर तक ने अप्रूवर परमिट किया था उसको, सोचिए आप। और वहां पे इन्होंने एक आर्मी भी रेस करी, उसको बोलते थे द फ्री इंडियन लेजियन। स्लोगन जय हिंद, ये इनके द्वारा ही दिया गया है। तो आज हर जगह यही यूज होता है, सरकारी हर डिपार्टमेंट्स में स्लोगन ऑफ इंडिया है ये। फिर 8 अगस्त 1945 को मिस्टीरियसली एयर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी ताइपी, ताइवान में। बर्थ एनिवर्सरी इनकी 23 जनवरी को, आप ये जानते हैं, पराक्रम दिवस अभी से मनाना स्टार्ट हुआ है ये। और 1921 में सुभाष चंद्र बोस एडिटिंग भी करते थे एक न्यूज़पेपर की, फॉरवर्ड, जो स्वराज पार्टी पब्लिश करती थी। और विवेकानंद की टीचिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल मेंटर थे ही। 1921 में इनको ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया था। फिर 25 में ये मांडले प्रिजन गए थे। और फिर इनको हरिपुरा सेशन, आप जानते हैं, 1938 में ये सिलेक्ट हुए। फिर 1939 में हुए, लेकिन वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इनका। देश नायक इनको कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। सॉल्ट सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1930 में। और फिर 1930s में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू एमएन रॉय को ज्वाइन कर लिया था, और ये इन्वॉल्व थे लेफ्ट पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस में। फिर ये जापान कंट्रोल सिंगापुर पहुंचे फ्रॉम जर्मनी, वहां से इन्होंने फेमस स्लोगन दिया दिल्ली चलो। और आईसीएस एग्जाम पास किया था, ये सब ठीक है। मेयर बने ये कैलकाटा के 1923 में। कोई भी मतलब ऐसा फैक्ट ना छूटे कि आपसे वो पूछे ये स्टेटमेंट्स दिए गए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बताइए कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो ऐसे वाली चीजें पहले कर लीजिए। फिर मार्च 1940 में बोस कन्वीन्ड एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़, और वो जो था एफर्ट थे, जॉइंट एफर्ट थे फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के। फिर सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया था जुलाई में, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और लॉन्च कर रहे थे सत्याग्रह। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। ये यहाँ से एस्केप हो गए 1941 में, और 26 जनवरी को ये पेशावर पहुंचे थे अंडर द सूडोनेम जियाउद्दीन। भगत राम ने इनकी हेल्प की थी, ये हेल्प इंपॉर्टेंट। फिर इंडियन नेशनल आर्मी जब बनी बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर, रासबिहारी बोस बहुत एक्साइटेड थे और वो टोक्यो चले गए। फिर वहां पे कॉन्फ्रेंस थी बैंकॉक में, ये डिसाइड हुआ कि आईएनए को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर प्लेस कर दिया जाएगा। 1942 में लीग क्रिएट हुई थी। जब सुभाष बोस ने मतलब ही वाज सॉट बाय द जापानीज टू लीड आईएनए, तो वो रेडी थे उसके लिए। फिर वो सिंगापुर गए, वहां से रासबिहारी बोस से मिले, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में ट्रांसफर की गई जुलाई 1943 में, ठीक है। फिर आप सुप्रीम कमांडर भी थे ये आईएनए के। और फरवरी 1944 में लंग्स कोलैप्सेशन की वजह से रासबिहारी बोस की हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो गई, फिर उनकी डेथ हो गई थी। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इज नॉट टेररिज्म बट रेवोल्यूशन, एंड द पर्पस ऑफ द रेवोल्यूशन इज टू एस्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस का। फिर आप आजाद हिंद फौज देख लीजिए। आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, ये 1942 में बनी। भाई 28 से 30 मार्च 1942 में जो रासबिहारी बोस थे, जो टोक्यो रह रहे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी कंसिडर करने के लिए आजाद हिंद फौज के। तो ये कोलैबोरेशन में बनी थी कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के, याद रखिएगा ये। अच्छा, आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? मोहन सिंह के। फिर उस टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्टैब्लिश की गई थी इंडियंस के लिए जो बाहर रह रहे थे। उसकी पहली कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में हुई थी। पहला डिवीजन आजाद हिंद फौज का 1 सितंबर 1942, कैप्टन मोहन सिंह उसके पहले कमांडर बने थे। फिर 1943 में कमांड दे दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। फिर उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद हिंद सरकार, सिंगापुर में। फिर आजाद हिंद फौज डे कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को।
ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये आईएनए ट्रायल्स जो चले थे ना, जो परसिक्यूशन चला था रेड फोर्ट पे, इसमें 3 एक्यूज थे, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह, शहनवाज। इनको डेथ सेंटेंस दी गई थी। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेस के बहुत बढ़िया बढ़िया वकील आए थे। जैसे इन्होंने एक आजाद हिंद फौज रेस्क्यू कमेटी बनाई थी, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे, बढ़िया वकील थे सब, कैलाश नाथ काटजोर, नासफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और लॉर्ड वेवेल ने फिर वेव कर दी थी इनकी डेथ सेंटेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेजोरिटी वन की थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, जो इलाहाबाद में हुई थी। और उनका प्लान था ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट जापान ड्यू टू डेफिनेट स्टैंड ऑफ इंडियाज एंटी नासिज्म, फैसिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये ट्रायल में इन्वॉल्व थे, आप देख चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे इन्वॉल्व आईएनए ट्रायल्स में। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा है तो वो नहीं थे इन्वॉल्व, ठीक है। फिर वो ईस्ट एशिया आए थे। 13 जून 1943 को रासबिहारी बोस ने उनको इनवाइट किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट बनाया था और लीडर बनाया था आजाद हिंद फौज का, ठीक है। ये सब आप देख चुके हैं। अक्टूबर 1943 में प्रोविजनल गवर्नमेंट जब इन्होंने बनाई थी, वो सिंगापुर में, जो अभी आपने ऊपर देखी, तो फाइनेंस पोर्टफोलियो था एचसी चटर्जी के पास, एमए अय्यर के पास ब्रॉडकास्टिंग था, लक्ष्मी स्वामीनाथन के पास विमेन डिपार्टमेंट था। और फेमस स्लोगन इन्होंने दिया, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। हाँ, एक विमेन रेजिमेंट भी थी आईएनए की, रानी झांसी रेजिमेंट, बस इतना ध्यान रखना। हेडक्वार्टर आईएनए का फिर रंगून शिफ्ट कर लिया गया 1944 में, ठीक है ना। और 6 नवंबर 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाज गिवन बाय द जापानीज आर्मी टू आईएनए। आइलैंड का नाम फिर क्या रखा गया, ये तो अभी चेंज हुआ है ना, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। फिर 1944 में सुभाष बोस ने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ नेशन, मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने गांधी जी से ब्लेसिंग्स ली थी फॉर इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक आईएनए बटालियन कमांड कर रहे थे शाहनवाज, उनको अलाउ किया गया था कि आप जापानीज आर्मी को अकंपनी कर सकते हैं अम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आजाद हिंद फौज ने बर्मा बॉर्डर क्रॉस किया और इंडियन सॉइल पे आई 18 मार्च 1944 को। कोहिमा इम्फाल सब जगह गई। कर्नल मलिक थे बहादुर ग्रुप के, उन्होंने आईएनए फ्लैग होइस्ट किया इंडियन मेनलैंड पे पहली बार। कहाँ पे, मोरांग मणिपुर में, जहाँ पे आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स भी है आज, ठीक है जी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कवर हो गए आपके। फिर आप डेथ आप जानते हैं, बस इस ज्यादा कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एटली गवर्नमेंट थी, उनका अनाउंसमेंट आया फरवरी 1946 में कि चलिए भाई हम एक हाई पावर्ड मिशन भेज रहे हैं 3 ब्रिटिश मेंबर्स का। कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर्स थे, 3। तीनों के नाम याद रखो, पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे, कि भैया चलो इनको पीसफुल ट्रांसफर करेंगे पावर का। और इसके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। फिर आपके 16 में 1946 को ये प्लान बना कि यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और मुस्लिम लीग का डिमांड जो था पाकिस्तान का, यहां भी रिजेक्ट किया गया कैबिनेट मिशन प्लान पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबसे पहले यहां की गई। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, दिल्ली। और ये सब ठीक है। यहाँ पे आप ये देख लो, गांधी जी ने कहा था इट इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट द ब्रिटिश कुड हैव प्रोड्यूस्ड इन दी सर्कमस्टांसेस। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, एक मिनट, AZD, इन्होंने निगोशिएट किया था विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल। और ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला आइडिया स्वराज बिल ऑफ 1895 में आया था, जो बाल गंगाधर तिलक के डायरेक्शंस पे अटेम्प्ट किया गया था। लेकिन गांधी जी ने पहली बार पॉइंट किया था इस आइडिया की तरफ 1922 में, जब इन्होंने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड एज पर इंडियाज रिक्वायरमेंट्स। फिर मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1924 में डिमांड किया था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और MN रॉय के प्रपोजल के बाद जो प्रिपेयर किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आपका 9 दिसंबर 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर सेकंड मीटिंग हुई, कितने हुए थे सेशंस, बताए नहीं बताए मैंने आपको पॉलिटी के वीडियो में, बताइए मुझे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुई, 26 नवंबर 1949 को। जीवी मावलंकर, ये स्पीकर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा के, और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1 अगस्त 1946 लॉर्ड वेवेल ने इनवाइट किया था प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। फिर 24 अगस्त 1946 इनका लास्ट
ऑफर प्रपोज किया गया वाइसरॉय ने, उन्हें इनवाइट किया और पहले इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट बनी 24 अगस्त 1946 को, और फिर 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे एंड फूड इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ये सब मैं आपको उसमें करा चुकी हूँ, आप पॉलिटी का वीडियो देखिएगा, आपको सारी ये चीजें याद हो जाएंगी। असफ अली कौन सा किसने पोर्टफोलियो हेल्ड किया, मैंने उसमें बताई हुई थी आपको तरीके याद करने के। 26 अक्टूबर 1946 लियाकत अली was not initially included in interim government, पर बाद में he was made ministers, और जिसकी वजह से 3 मेंबर्स थे कांग्रेस के जिनको विड्रॉ करना पड़ा था, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफत अहमद खान। और फजलुल हक ये कृषक प्रजा पार्टी के थे, लीडरशिप में फजलुल हक जॉइन हैंड इन्होंने हाथ मिलाए थे मुस्लिम लीग से और कोalition विन किया था बंगाल, और कैबिनेट ऑफ मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी बंगाल में। एस सुवर्दी चीफ मिनिस्टर थे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आया है एक आध बार तो बताया जा रहा है। फिर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट होगा, डायरेक्शन एक्शन डे नहीं है, डायरेक्ट लॉन्च किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन पाकिस्तान स्टेट आफ्टर, यहां से रिजाइन कर दिया था ना इंटरिम गवर्नमेंट में से, और नुआखली जो था वो मेन एक्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी उस दौरान पे था। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सब फैक्ट्स हैं, देख लीजिए आप एक बार। 1913 में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कौन पब्लिश करते थे? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और बीजी हरिनमन इनके एक एडिटर थे, उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म में काफी कंट्रीब्यूट भी किया था। देखिए इंपॉर्टेंट वाली चीज बताऊंगी बस मैं इसमें से। मोहनदास करमचंद गांधी ने तिलक को कंपेयर किया है टू दी ओशन और गोखले को टू रिवर गैंजेस, याद रखिएगा। और फिरोज शाह मेहता को उन्होंने कंपेयर किया हिमालय से। दादा भाई नौरोजी, एल्डर मैन ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे यूनाइटेड किंगडम के। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब का नाम है, आप जानते हैं ये छोड़ दीजिए। होम रूल लीग ये आप पढ़ चुके हैं। लुइस फिशर ऑथर हैं अ वीक विद गांधी के, ठीक है। ये 1942 में आए थे, फिर ये रहे थे यहाँ पे, और इतनी गर्मी में इन्होंने गांधी जी के आश्रम में उनके साथ टाइम बिताया था, और गांधी जी इनको 1 घंटा देते थे दिन में, तो वो बात करते थे उनसे, और उन्होंने फिर बुक लिखी थी 7 डेज विद दी महात्मा। महात्मा गांधी 1869 से 1948, बहुत अच्छा इनका पॉलिटिकल स्टेज को इन्होंने डोमिनेट किया इस दौरान। और सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट मेथड ऑफ वर्क, और प्योर सेल्फ फोर्स अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस, टायरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन, फेयरलेसनेस, मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट्स हैं। सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन वेपन्स नहीं थे थंडर और ब्रैगिंग के, ये टेस्ट थी आपकी ऑनेस्टी का, ऐसा इन्होंने कहा था। ये आप एक बार देख सकते हैं, इनसे ऐसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बन रहा है इस वाले पैराग्राफ से, बाकी सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट समझाया है यहाँ पे, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। और हाँ, गांधी जी का जो पॉलिटिकल रियाल था वो ओवरशैडोड था बाय हिज मॉरल आइडियाज, और कॉन्ट्ररी टू हिज क्लेम हिज सत्याग्रह वाज नॉट ऑलवेज प्योरली स्पिरिचुअल इन नेचर। आर्थर मोर जो थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था बाय कॉलिंग इट अ मेंटल पेन, तो याद रखिएगा किसने उनको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। फिर मैनचेस्टर गार्जियन न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड व्हेन इन 1821, द गार्जियन फॉर्मरली, ये जो था ये इन्फ्लुएंशियल डेली न्यूज़पेपर था जो लंदन में पब्लिश होता था, और वहां पे जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो गया था तो इस अखबार में आया था ही वाज द महात्मा अमंग पॉलिटिशियंस एंड द पॉलिटिशियंस अमंग महात्मा, ऐसा लिखा गया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैं बता चुकी हूं आपको, इसमें कुछ नहीं है जो नहीं बताया गया है आपको। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था whoever works for the good of the people of this country whether he is a Muslim or an Englishman is not a foreigner, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने एक लेटर लिखा था जेल से 1940 में, जिसमें उन्होंने कहा था द इंडिविजुअल हैज टू डाई सो दैट द नेशन कैन सर्वाइव, टुडे आई विल श्योरली डाई सो दैट इंडिया कैन अटेन फ्रीडम एंड फेम। गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था 1932 में, किसके प्रोटेस्ट में? जो कम्युनल अवार्ड आया था ना रैमसे मैकडोनल्ड का, उसके प्रोटेस्ट में। जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न आइडियाज रहे हमेशा से, और वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच, पढ़ के लंदन से आए थे तो इनके तो होने ही थे आइडियाज बहुत प्रोग्रेसिव। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे ये,
महात्मा गांधी बोलते थे एवरी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी ऑफ माइंड इज डायरेक्टेड बाय व्हाट आई कंसिडर टू बी रिलीजन, वेयर सुभाष चंद्र बोस हैज सेड गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी फेल्ड एज अ पॉलिटिशियन। याद रखिएगा किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ऑथर ऑफ द बुक एट द फ्राइट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। और जो काउंसिल बनी थी इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के इश्यूज सॉल्व करने के लिए, पार्टीशन काउंसिल बनी थी, उसके हेड थे लॉर्ड माउंटबेटन। और काउंसिल में 2 रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया और पाकिस्तान से, और मिस्टर एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली उसके मेंबर्स थे स्टीयरिंग कमेटी के। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ने रॉयल एसेंट रिसीव किया था ब्रिटेन से 18 जुलाई 1947 को, और एक्ट कब पास हुआ था? सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर, जुलाई 4 से जुलाई 16 1947 तक, और 18 को साइन भी हो गया था। और ये तो आप देख चुके हैं, मगन लाल गांधी की डेथ, इनके नेफ्यू थे, जो जब उन्होंने कहा था हिज डेथ हैज मेड मी अ विडोअर। तो ये कुछ चीजें थी जो इन सबसे रिलेटेड आपने यहाँ पे देखी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं, पेपर में आ सकते हैं आपके। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के लूपहोल्स को कवर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये आप जानते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पे था। डेनमार्क ने अपना स्टैब्लिश किया था सेंटर तंजौर में ट्रेड के लिए। ठीक है। गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? विलियम बेंटिक, जिन्होंने ठगी सिस्टम एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, ये आप देख चुके हैं गवर्नर जनरल वाले सेक्शन में भी। ठीक है। जॉन फॉस्टर डुलेस ने कहा था इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूट्रलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस की, एज इमोरल न्यूट्रलिटी। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? बताइए मुझे इसमें आपको क्या चीज बहुत नई लग रही है? जो नई लग रही है वो बताई जाएगी आपको। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। मॉन्स्टुआर्ट एल्फिंस्टोन, ये स्कॉटिश डिप्लोमैट थे जो गवर्नर रहे हैं बॉम्बे के। दरगाह वर्ड पहली बार कब यूज हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में? पिलग्रिमेज टू द होली टोम्ब ऑफ अ सूफी सेंट। पहला इंग्लिश शिप जो इंडिया आया वो कौन सा था? रेड ड्रैगन, आप जानते हैं। ब्रिटिश ने बहुत इन्वेस्ट किया था कैपिटल, रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग पे। सेंट थोम, पहला कर्नाटिक वॉर, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? टीपू सुल्तान ने क्या कहा था? इट इज बेटर टू लिव अ डे लाइक अ लायन देन टू लिव होल लाइफ लाइक अ गोट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 सर्किट कोर्ट स्टार्ट किए थे, 3 बंगाल में और 1 बिहार में। थॉमस मुनरो, रेतवाड़ी सिस्टम आपको पता है। पहला कॉटन मिल, बॉम्बे 1853, पारसी कवासजी, नाना भाई दवार, ये ऊपर आप देख चुके हैं। सनसेट लॉ क्या था? परमानेंट सेटलमेंट 1793 का। रेंट नहीं आपने पे किया शाम को, अगर मतलब सूरज ढलने से पहले ऑन अ प्री डिटरमिन्ड डेट, तो जमींदारी आपकी ऑक्शन कर दी जाएगी। 19% एरिया पे था, ये आप जानते हैं। लॉर्ड लिटन बहुत फेमस थे लिटरेरी वर्ल्ड में एज ओवन मेरिडिथ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा था? रिपन को, लिटन को नहीं, सेवियर ऑफ इंडिया, ये भी आप देख चुके हैं। और वेलेस्ली ने जो बैप्टिस्ट मिशनरीज की एक्टिविटीज हो रही थी ना इंडिया में, उसको वो इन्वेस्टमेंट मानते थे वेलेस्ली। 1905 में बंगाल वॉज पार्टीशन। पहला गवर्नर ईस्ट बंगाल का कौन था? ब्लमफील्ड फुलर, बस ये अलग है। लॉर्ड कर्जन ने स्टैब्लिश किया था इरिगेशन कमीशन 1901 का, हम देख चुके हैं। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ चेयरमैन थे। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ 1899 में। चार्ल्स आयर पहले चेयरमैन थे फोर्ट विलियम ऑफ कैलकाटा के। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। फिर 1599 में ब्रिटिश ट्रैवलर थे जॉन मिल्डन हॉल, वो इंडिया आए थे बाय लैंड रूट। 1639 में इंग्लिशमैन नेम्ड फ्रांसिस डे, ही एक्वायर्ड मद्रास ऑन लीज फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रनगरी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के सक्सेस के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था एम्पायर ऑफ द ईस्ट अरब इज नाउ एट आवर फीट, चरणों में है हमारे, कदमों में हमारे। जनवरी 2 1757 को कैलकाटा को रिकैप्चर कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने बाय ब्राइबिंग मानिक चंद। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत, याद रखिएगा, करजन का टाइम था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा या टोम कहाँ है? गाजीपुर में। और जो जुडिशियल रिफॉर्म्स लिए थे कॉर्नवालिस ने, उसको क्रिटिसाइज किया था जेम्स मिल ने। वॉटसन असिस्टेंट थे लॉर्ड क्लाइव के। महाराजा गंगा सिंह को अवार्ड किया गया था चाइना मेडल, चाइना वॉर ऑफ 1900 में पार्टिसिपेट करने के लिए। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कौन है बताइए मुझे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी और वो फॉलो हो रही थी फ्रॉम द टाइम ऑफ जॉन लॉरेंस, फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक, और ऑकलैंड ने फिर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी। पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने ऊपर? काल कोठरी इंसिडेंट, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जून 20 1756। सिराजुद्दौला नवाब था। व्हाइट म्यूटनी कब हुई?
लॉर्ड रिपन के टाइम में। और व्हाइट रिबेलियन का कारण क्या था? इल्बर्ट बिल। फतेहचंद, ये प्रोमिनेंट ट्रेडर था मुगल टाइम की पीरियड में। मोहम्मद शाह ने टाइटल दिया था जगत सेठ का, तो जगत सिंह सेठ और फतेहचंद एक ही आदमी है। लास्ट मराठा स्टेट होलकर रूलर यशवंत राव होलकर ने सब्सिडरी लाइंस एक्सेप्ट कर लिया था ट्रीटी ऑफ राजपुर से 1805। एलेक्सला चैपल, आपको पता है पहली कर्नाटिक वॉर एंड हुई थी, इंग्लिश को मद्रास वापस मिल गया था। सिक्किम को मर्ज किया था इंडिया में किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सेंसरशिप प्रेस एक्ट पास हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे अलग अलग, ये छोड़ दीजिए। 1687 में औरंगजेब ने जब गोलकोंडा फोर्ट कैप्चर किया तो कौन रूलर थे? अबुल हसन कुतुब शाह, इंपॉर्टेंट। अकबर ने डिटर्मिन किया था, कोशिश की थी डिटर्मिन करने की मैरिज एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो पूछ सकता है कौन से मुगल एम्पर ने ऐसी कोशिश की थी? लाठी क्लब, वेरी नाइस, बाल गंगाधर तिलक। इंपीरियल गैजेटर के कंपाइलर विलियम विल्सन हंटर। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के अलावा कमांडर जो थे राजपूत आर्मी के वो थे हकीम सूर, ये आप देख चुके हैं। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। लाला लाजपत राय नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी के फेवर में नहीं थे, लेकिन बाद में वो हो गए थे फेवर में, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्वराज्य पार्टी के फॉर्मेशन में। बनारस रिबेलियन, ये क्या हो जाता है भाई, को कॉल लीड कर रहे थे राजा चेत सिंह। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को रॉयल एसेंट मिला कब? 18 जुलाई 1947 को। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या बोला था? एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। और हाँ, वो पूछेगा आपसे कौन से अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो जब महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करे थे ना सॉल्ट सत्याग्रह में, तो वो मौजूद थे, तो वेब मिलर। अबिंद्रनाथ ठाकुर ने क्या फॉर्म किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। मदन मोहन मालवीय जो थे वो सेकंड सिग्नेटरी थे तो पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। शाहनजफ रोड लखनऊ का हिस्टोरिकल कनेक्शन है शिया कम्युनिटी से, हिस्टोरिक इमामबाड़ा है यहाँ पे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिस इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर टू एक्सेप्ट फेलियर। पौंडीचेरी किसने फाउंड किया था? फ्रैंकोइस मार्टिन। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ना 1947 का, उसमें भीमराव अम्बेडकर का इंपॉर्टेंट रोल था, बड़े इंटेलिजेंट थे ये। फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? कराची सेशन में 1931। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी आप देख चुके हो, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय 1915। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंप्लेन किया था कि 1/3 ऑफ बंगाल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जंगल इनहैबिटेड ओनली बाय वाइल्ड बीस्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम को की वजह से। मुस्लिम लीग डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो से कहा मिला था? शिमला में। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद हो जाना चाहिए अब तक। सीआर दास को लेनिन ऑफ इंडिया फ्यूचर एंड प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स बोला जाता था। किसको? सीआर दास को। जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पोस्ट ऑफर हुई थी राजेंद्र प्रसाद को, जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किया था महात्मा गांधी को खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन करने से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्वॉल्व थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस एंड डायरकी इन द प्रोविंसेस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर थे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के। फवाद उल फवाद, ये शेख निजामुद्दीन औलिया केस में रिकॉर्ड्स हैं और कंपाइल की थी ये आमिर हसन सिज्जी ने। Can you show me one free country where there is separate electorate? The British element is gone, but they have left mischief behind. ऐसा किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई थी ना, है यूट्यूब पे, अब देखने मत बैठ जाना, बहुत बड़ी बड़ी हैं, देखोगे ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी है। पावर्टी और अनब्रिटिश रूल इन इंडिया आप जानते हैं, एशियाटिक सोसाइटी आप जानते हैं। पॉपुलर पोएम इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वाज रिटन बाय फिरंगिया मनोरंजन। कलकत्ता मदरसा किसने स्टैब्लिश किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। संस्कृत कॉलेज आप देख चुके हैं, जोनाथन डनकन रेसिडेंट थे बनारस के 1791 में। फोर्ट विलियम किसने सेट किया था? वेलेस्ली ने। फिर ब्रिटिश इंडिया में 40% सेंट्रल का रेवेन्यू मिलिट्री फोर्स पे स्पेंड होता था। 1797 में ब्रिटिश अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई थी ऑन द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, दरोगा वाज ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओरायन अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर। दरोगा जो होता था। इंडियन सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेपरेट एग्जामिनेशन प्रोवाइड किया था, आप जानते हैं। और 1941 में परसेंटेज ऑफ इंडियंस जो था ना वो ज्यादा थी यूरोपियन से। देखो क्रेज, देखो मतलब अंग्रेजों के टाइम से ही क्रेज है ना। पोर्चुगीज ने पहला फोर्ट बनाया था कोचीन में। बैटल ऑफ बक्सर आप देख चुके हैं, मीर कासिम ये भी देख चुके हैं, हेक्टर मुनरो ये भी देख चुके हैं, छोड़ दीजिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को डेप्यूटी दीवान बना दिया था मुर्शिदाबाद का।
महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था, गॉड वांटेड मी टू सी ऑल रिलीजन्स विद वन आई, सो इट डिप्राइव्ड मी ऑफ द लाइट ऑफ द अदर आई। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सिख किंगडम के लास्ट किंग कौन थे? दुलीप सिंह। और ये छोड़ दीजिए आप। इंडियन सिविल सर्विस कब इंट्रोड्यूस हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। होलकर स्टेट ने नहीं एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी लाइंस, याद रखिएगा, होलकर्स ने। और सिंध का जो कॉन्क्वेस्ट था वो एलनब्रो के टाइम पे हुआ था, ये तो ऊपर देख चुके हो आप। पेशवाशिप कब अबॉलिश हुई? 1818 में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी किसने अडॉप्ट की थी? लॉर्ड कर्जन ने। अच्छा, ज्यूइश वाइसरॉय कौन था अकेला? लॉर्ड रीडिंग। इंपॉर्टेंट है ये, ही वाज नॉट क्रिश्चियन। पहला टी कंपनी, चाय वाली जो कंपनी होती है, वो कब स्टैब्लिश हुई? 1839 में। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। बहादुर शाह को क्या टाइटल कॉन्फर हुआ था? शाह आलम बहादुर। कॉन्फर किया था टाइटल किसको? बख्त खान पे। पटना मेन सेंटर था वहाबी मूवमेंट का। फराजी रिबेलियन 1838 का है। ये फरीदपुर बंगाल का सेक्ट है जो कि शरीयतुल्लाह के आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस्ड था। और दादू मियान का लीडरशिप था। फिर दादू मियां की डेथ होती है ढाका में 1862 में। फिर उनके बेटे नोहा मेहान लेते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हो नहीं पाता फिर इन चीजों पे। पहला मदरसा इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में। माइकल मधुसूदन दत्ता, इनको मेंबरशिप मिली थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की। इंपॉर्टेंट है ये। सर विलियम जोन्स ने कालिदास का फेमस वर्क शकुंतला ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1813 से 1 लाख रुपए आए थे, हम देख चुके हैं। हंटर कमीशन का रिपोर्ट हम देख चुके हैं। मदन मोहन मालवीय ने रिलीजियस एजुकेशन की बात की थी इंडियन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेज काउंसिल एक्ट जो था वो अबॉलिश हुआ था एट द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। बाल गंगाधर तिलक पहले इंडियन थे जो जेल गए थे वाइल डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑफ अ जर्नलिस्ट। हिंदू पेट्रियट के एडिटर हरीश चंद्र मुखर्जी, इंडिगो मूवमेंट को काफी इन्होंने सपोर्ट किया था। पहला इशू जो था ना हरिजन का, गांधी जी का पेपर था ना, वो पूना से पब्लिश हुआ था 11 फेब 1933 को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये आप देख चुके हो, छोड़ो छोड़ो। तारकेश्वर मूवमेंट बंगाल का 1924 में करप्शन इन टेम्पल्स के अगेंस्ट आया था। हली सिस्टम आप जानते हैं, बॉन्डेड लेबर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप देख चुके हो। और बॉयकॉट का आइडिया किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने, ये भी आप देख चुके हो। फिर ये आप देख चुके हो, यरवदा जेल को नाम दिया गया था ऑफ टेम्पल बाय गांधी जी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कहते थे रॉन्ग मीन्स नेवर लीड अस टू द राइट गोल। बस एक ये लाइन याद देख सकते हो आप। और पहला पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने साउथ अफ्रीका से आने के बाद पब्लिक स्पीच उन्होंने बीएचयू में दी थी, याद रखिएगा ये चीज। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा था फ्रीडम इज विद इन आवर रीच, वी मस्ट होल्ड इट वेरी टाइट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट इंडिपेंडेंस कहा था एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर। अच्छा, बायोग्राफर कौन थे जवाहरलाल नेहरू के? फ्रैंक मोरिस। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए। और जो ये बनारस हिंदू महासभा का सेशन था अगस्त 1923 का, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अब्दुल गफार खान पेशावर में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। उनको फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान या फक्र अफगान, इनको ऐसे बोला जाता है। एंड ही वाज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन द ईयर 1987। फिर डॉक्टर पीताभी सीतारमैया, आप देख चुके हो, डॉक्टर थे ये प्रोफेशन से। 1939 में ये सुभाष चंद्र बोस के सामने हार गए थे इलेक्शन। 1929 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमीशन ऑन इंडियन लेबर। हिटलर इसके प्रेसिडेंट बने थे। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 1850। और कादम्बनी गांगुली पहली विमेन ग्रेजुएट थी, याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद देवबंद को बिलोंग करते थे। अल नदवा पब्लिश किया था उन्होंने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया की 1948 में आई। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का स्टेटमेंट दिया हुआ है क्रिप्स मिशन को लेके कि क्रिप्स ऑफर डिडंट रियली गिव अस एनीथिंग, इफ वी एक्सेप्टेड द ऑफर्स वी वुड हैव रिग्रेट्स इन द फ्यूचर। अब देख सकते हैं एक बार। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी कब? केरला में 1957 में। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था इंपीरियलिज्म इज लाइक डोडो, एन एक्सटिंक्ट बर्ड। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, डेथ 1964, फोर्थ टर्म में।
और उन्होंने फूलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इलाहाबाद को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट किया था। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से। सूरत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे ये। फार्मर्स डे 23 दिसंबर लेट चौधरी चरण सिंह जी के याद में मनाया जाता है। पहला ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस कलकत्ता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आप देख चुके हो, सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी ना, बताया था मैंने ऊपर। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है? कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है? जो मिलिट्री एक्शन हुआ था ना हैदराबाद में, उससे। और सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो है वेस्ट बंगाल की, उसको क्या बोलते हैं? राइस बिल्डिंग। ये आप जानते हैं, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब क्लेमेंट आर एटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लेबर पार्टी पावर में थी, और बस और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म की थी और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी फॉर्म की थी, दो याद रखिएगा। फिर आपका इन अकॉर्डेंस विद द माउंटबेटन प्लान जून 3 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये तो आप दो डोमिनियंस बनी थी, याद है, पता ही होगा आपको। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ? हाउस ऑफ कॉमन्स में जुलाई 4 1947, क्लेमेंट एटली। और पास कब हुआ, अप्रूव कब हुआ? देख लो, पास हुआ 15 जुलाई, अप्रूव हुआ 18 जुलाई, सेम ईयर वही चल रहा है। गांधी जी की पहली मीटिंग माउंटबेटन के साथ थी मार्च 31 1947। और ऑपोजिशन के पार्टीशन के ऑपोजिशन में इन्होंने कहा था, इफ द कांग्रेस एग्जीक्यूट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया देन इट विल हैव टू डू इट ओवर माय डेड बॉडी। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल नेवर एग्री टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आई विल नॉट अलाउ द कांग्रेस टू एक्सेप्ट इट इफ इट इज अंडर माय कंट्रोल। फिर आपका कब या फिर अप्रूव कांग्रेस जनरल कमेटी ने पार्टीशन का प्रपोजल? जून 14 1947 को। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे आचार्य जेबी कृपलानी। फिर नवंबर में रिजाइन कर दिया इन्होंने, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे इंटरिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के। पिता भी सिद्धारमैया प्रेसिडेंट बने थे 1948 में, ठीक है। और 1950 में नासिक सेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वोट किया था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। कब? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 1947 में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने पार्टीशन रेजोल्यूशन को जो था ना, उसको क्या माना था? द सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। और ये प्रेसिडेंट थे पंजाब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, इनको बहुत सख्त खिलाफ थे ये पार्टीशन के। और 15 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अज्यूम करती है पावर एज इंटरिम पार्लियामेंट और अपॉइंटेड डे एंड अंटिल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ टू डोमिनियंस ड्राफ्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस, ये जो हैं यही एक्ट करेंगे एज सेंट्रल लेजिस्लेचर बेसिकली। ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और जनगण मन और इकबाल सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, ये सब किसने गाए थे? एम एस सुब्बलक्ष्मी ने। पहले लॉ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के भीमराव अंबेडकर थे, और महात्मा गांधी के ही इनविटेशन पे, एडवाइस पे ये आए थे लॉ मिनिस्टर बनने। आर कोपलैंड ने लिखा था इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। के एम पानेकर ने लिखा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। और एक्सपर्ट्स जो थे इंग्लैंड में, उन्होंने स्लोगन रेस किया था इंडिया इज इन ट्रबल। पिंडारीज को सप्रेस किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और ये सबसे पहला मेंशन इसका आता है 1689 में, मुगल इन्वेजन ऑफ महाराष्ट्र हुआ था जब। 3 प्रोमिनेंट लीडर थे पिंडारीज के, नाम याद रख लो, चिट्टू, वसील मोहम्मद, करीम खान। कहीं नाम आ जाए और सोचो पता नहीं कहां से क्या है ये, क्विट इंडिया मूवमेंट से तो नहीं जुड़े हुए हैं। 1896 में पहला सिनेमा शो हुआ था इंडिया में बाय ल्यूमायर ब्रदर्स, फ्रांस के थे, अंडर द नेम मार्वल ऑफ द सेंचुरी, वॉटसन होटल बॉम्बे में। जीबी मावलंकर जो स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1946 में, पहले स्पीकर थे जिन्होंने रिनाउंस कर दिया था द फॉर्मल विग और प्रिजाइड किया था हाउस वियरिंग अ गांधी कैप। और जब क्वेश्चन किया ब्रिटिश ने, तो उन्होंने बोला था दैट योर विग इज नॉट सूटेड टू दिस ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956, जन्म 1891 में, महू मध्य प्रदेश, और 1956 में डेथ हुई, भारत रत्न है ये। एजुकेशन कंप्लीट की, स्कॉलरशिप मिली थी इन्हें महाराजा ऑफ बड़ौदा से, उस स्कॉलरशिप से ये बाहर जा पाए थे पढ़ने। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म की, और फिर बाद में ये बनी थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। फिर बाद में इन्होंने एक भारतीय बुद्धा महासभा भी फॉलो की थी, क्योंकि बुद्धिज्म में इन्होंने फॉलो कर लिया था ना बाद में। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, बहुत इंपॉर्टेंट। जो नाम है गुरुदेव, वो किसको मिला हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर को।
और इनका जन्म हुआ था May 7, 1861 को। 14वें बच्चे थे ये श्री देवेंद्रनाथ टैगोर के और शारदा देवी के। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन स्टार्ट किया, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था विश्व भारती के नाम से 1918 में, और इनको बोला गया है द ग्रेट सेंटिनल बाय महात्मा गांधी। महादेव देसाई, नरहरि पारिक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये लोग किससे रिलेटेड थे? चंपारण मूवमेंट से। स्वामी विद्यानंद ये दरभंगा पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फाउंडर यतेंद्रनाथ अजय घोष, फणेंद्रनाथ घोष। ऐसे डांगे किसके ऑथर थे? गांधी वर्सेस लेनिन पैम्फलेट था ये 1921 का। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन 1977 बाय वीएस नायपॉल, और फिर उनकी सेकंड बुक थी इंडिया ट्रायोलॉजी आफ्टर एन एरिया ऑफ डार्कनेस एंड बिफोर इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। तीसरी बार जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी, याद रखना दोनों। रंगलाल, नबिन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी ये नेशनलिस्ट पोएट थे, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के पोएट्स थे, मतलब ये कवि थे। 22 अक्टूबर 1939 को सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, ये छोड़ सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं है। और हाँ, इनके रिजाइन करने के बाद ना ये जिन्ना ने बहुत खुश होके मुस्लिम को सेलिब्रेट कराया था 22 दिसंबर 1939 एज लिबरेशन डे। बाबू जगजीवन राम ने प्रेजेंट की थी वोटिंग राइट्स फॉर दलित्स बाय प्रेजेंटिंग इन रांची अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ हारमोड कमीशन। फ्रंटियर गांधी ने कहा था दैट ही हैड थ्रोन द कांग्रेस एंड इट्स मूवमेंट टू द वुल्व्स। चीफ खालसा दीवान ने डिक्लेयर किया था गदर पार्टी को एज फॉलन सिख एंड क्रिमिनल, जो उनके रेवोल्यूशनरीज थे उनको। और जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी उसने एक्सपेरिमेंट किया था ऑफ डायरकी सक्सेसफुल इन द प्रोविंस बिकॉज ऑफ देयर एंटी ब्राह्मण स्टैंड। और लॉर्ड माउंटबेटन ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में कहा था एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड फोरसाइट। 1888 में राजा ऑफ दरभंगा जो थे उन्होंने बहुत हेल्प की थी फॉर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा फैक्ट नहीं है। मुडकी जो है फिरोजपुर का टाउन है, और 1845 में एक वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर में, जहां पे ब्रिटिश जीत गए थे पर बहुत डिफिकल्टी से। 1845 नाम याद रखना। खुश हो जाओ, अब तो खत्म होने वाला है, हंस दो भाई। ये डी के कार्वे सेक्रेटरी थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जेई डीन बेथ्यून इन्होंने स्टैब्लिश किया था गर्ल्स स्कूल कलकत्ता में, बाद में वो बेथ्यून कॉलेज बन गया था। बीएम मालाबारी ने स्टार्ट किया था एक एसोसिएशन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रिंसिपल बने थे संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता 1850 के। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, 1962 में स्टैब्लिश हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के काफी योगदान से। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अर्लियर एक्सपीरियंसेस को कहते हुए ये कहा था, आई वुड लाइक टू से फॉर द रिकॉर्ड ऑफ दिस असेंबली दैट इफ द लर्नेड सिविल सर्वेंट्स हैड नॉट एक्टेड इन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड डिवोशन इन द लास्ट 2 to 3 years, this association would have come to an end. And with this, we come to the end of our session. I hope you all liked this session. 2 बार पढ़ लो, मैं गारंटी दे रही हूं। जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, एक चीज बताती हूँ, जैसे ये वाले फैक्ट्स हैं, किसने किसको क्या टाइटल दिया था, ये सब फैक्चुअल होता है, लेकिन इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो पेपर में याद आएगा ही आएगा। एंड के टाइम पे याद करने की क्या चीजें हैं, जैसे क्रोनोलॉजी किसी को नहीं याद हो रही, अब वो आपको अपना देखना पड़ेगा, किसी का कोई सेक्शन वीक है, किसी का कोई सेक्शन वीक है। ज्यादातर कंफ्यूजन डेट्स में होता है, तो वो मैंने आपको पूरी बताने की पूरी कोशिश की ही है। प्रीवियस ईयर का कोई फैक्ट नहीं छूटा, ठीक है, और पूरी जान लगा दी है मैंने ये सेशन कंप्लीट कराने में। अच्छे से इसको रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से पेपर दो, आराम से बैठो और पढ़ते जाओ, बस पानी पीते रहा करो बीच बीच में, स्टे हाइड्रेटेड, गर्मियां शुरू हो गई हैं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। My blessings, my good wishes, everything are with you. Thank you so much.